आप को हम सुरक्षित महसूस करेंगे बच्चे, और फिर समावेशी शिक्षा की भी हम बात कर सकते हैं। तो प्रथम 3 मॉड्यूल का यही मुख्य संदेश है कि हम किस स्वरूप में मॉडल को देखते हैं और हम इसको कक्षा तक कैसे ले जा सकेंगे। मूल जो भाव है निष्ठा ट्रेनिंग का वो तो यही है। अभी पिछले दिनों आपने सीएम राइज कोर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया है, लेकिन ये भारत शासन एनसीईआरटी का जो मॉड्यूल है पूरे देश में इसी मॉड्यूल पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो निश्चित रूप से प्रथम 3 मॉड्यूल के ऊपर आज संवाद और चर्चा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से आप सभी लोग पुनः बधाई के पात्र हैं कि प्रथम जो 3 मॉड्यूल थे वो समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्यालयीन परिवेश को लेकर था। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि इन तीनों का मुख्य भाव, मुख्य संदेश क्या है। निश्चित रूप से हमारे टीचर को बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, वो थोड़े में समझने वाले हैं, वो तो गागर में सागर भरने वाले जैसे होते हैं। ऐसे हम आशावादी सोच के साथ जो मॉड्यूल पूरे हम कर रहे हैं, आप लोगों ने किया है, वो उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ भी आपने सीखा इससे आपकी समझ बढ़ेगी, बच्चों की समझ बढ़ेगी और इसके आधार पर से पेरेंट्स का झुकाव भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ निश्चित रूप से बेहतर हो सकेगा। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रथम 3 मॉड्यूल में जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आवश्यकता है कि हम कक्षा स्तर तक उसको हम कैसे ट्रांजिट करें। वो तीनों पार्ट आपको मैंने बता दिया है, चाहे बच्चे की बात हो, अभिभावकों की बात भी इसमें आएगी, क्योंकि जो विषय ऐसे हैं कि उनका सपोर्ट भी जरूरत होगी और उनको कहीं ना कहीं आपको समन्वय करने की आवश्यकता होगी। जब हम परिवेश की बात करते हैं तो पालक, बालक और सोसाइटी तीनों इसमें समावेशित हो जाते हैं। तो इस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से कक्षा तक जब भी स्कूल ओपन होगा तब उसको ले जाने की स्थिति में होंगे। मैं यहाँ पर यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो कुछ भी सीखा आपने, मोटी मोटी चीजें निश्चित रूप से आपने अपनी डायरी में नोट की होगी और उसको हम क्लासरूम तक कैसे ले जाएंगे उसका एक क्रमबद्ध स्वरूप आपको डायरी में बनाना होगा। तभी आपने जो कुछ भी सीखा है वो कक्षा तक ले जाने की स्थिति में होंगे। हम जानते हैं कि प्रथम 3 मॉड्यूल है जेनरिक टाइप के, जैसे मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया है कि वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्दी एटमॉस्फेयर अगर हम क्रिएट करने की स्थिति में आ गए, बच्चे भयमुक्त वातावरण महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके कहे अनुसार बच्चे उस मॉडल को करने की स्थिति में होंगे। तो मैं हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई संवाद करने के लिए, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी हैं, जैसे कि आपने कहा कि डनायक जी यहाँ पर है, डॉक्टर अशोक पारिक है, पाठ्यचर्या के नियंत्रक है डनायक जी, सचिन आशापुरे हैं और पूरी टीम है, उस्मान जी हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई लगातार आपसे संवाद करेंगी। जैसे मैंने कहा कि प्रथम 3 मॉड्यूल का उद्देश्य बहुत अपने आप में स्पष्ट है। तो मैं आगे की बात रखने के लिए सचिन जी, अतुल डनायक है और हमारे बीच पारिक जी भी हैं, वो आगे की बात क्रमशः रखेंगे। चूंकि इन्होंने तीनों मॉड्यूल का अध्ययन किया हुआ है, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मोटी मोटी चीजें आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना को आप हकीकत रूप में अंजाम देने का प्रयास करेंगे। सबको धन्यवाद। ओके, डनायक सर और सचिन जी मेरी समझ से मॉड्यूल 1, 2, 3 पर प्रारंभ करेंगे और बीच में हमारे नेशनल एक्सपर्ट जो हैं देवांग जी, वो अपने कमेंट्स भी देंगे। आदरणीय सर। नमस्कार साथियों, ये शैक्षिक संवाद मूल रूप से शिक्षकों के साथ है, इसलिए शिक्षकों को विशेष रूप से नमन करता हूं मैं और उनका स्वागत करता हूं। शिक्षक साथियों ने इस निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले सीएम राइज ट्रेनिंग प्रोग्राम को और सीखने का प्रयास किया है और बहुत जेनरिक मॉड्यूल प्रारंभ में शुरू किए गए थे, जिसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमारी शिक्षकों की समझ ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग के संदर्भ में सही तरीके से बन सके। और आपकी ये जो सीखने की यात्रा थी जो मई माह से शुरू हुई थी और इन 3-4 माहों में जो आपने सीएम राइज के माध्यम से सीखा था
उसका प्रतिफल हमको ये मिला है कि निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम जब नेशनल लेवल का प्रोग्राम अपलोड किया गया दीक्षा पोर्टल पर, तो आपको इस कार्य को करने में कोई ज़्यादा बाधाएं नहीं आई और मध्य प्रदेश की प्रस्तुति टॉप लेवल पर रही पूरे देश में। जैसा कि आपने विभिन्न ग्रुप्स में भी देखा कि मध्य प्रदेश की कंप्लीशन रेट सबसे अच्छा रहा है। कुछ तकनीकी परेशानियां आई हैं, आप लोगों ने अपने प्रोग्रामर्स के माध्यम से उसको ग्रुप में भी डाला है और तकनीकी विशेषज्ञों ने हमको इसमें सहयोग किया है और समाधान किया है। अब जो इसका एकेडमिक पार्ट है, आज संयोग से हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं और पाठ्यक्रम शाखा से पारिक साहब भी हैं, तो हमको लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है पिछले प्रोग्राम्स में भी, तो आप लोगों को वो सहयोग लगातार आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो बच्चों के साथ संवाद है शिक्षकों का, उसकी समझ पाठ्य पुस्तकों की भावना के अनुरूप पहुंचना चाहिए और जो पाठ्य पुस्तकों में अपेक्षा की गई है शिक्षक किस तरह से गतिविधियों को संचालित करेंगे बच्चों के साथ, वो समझ बन सके, ये मुख्य उद्देश्य है। अब मैं प्रेजेंटेशन के संदर्भ में बात करता हूं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो प्रारंभिक, जैसा सर ने भी कहा कि प्रारंभिक रूप से ये जेनरिक मॉड्यूल एनसीईआरटी ने शेयर किए थे आपके साथ, जिससे कि शिक्षकों की एक सामान्य समझ शिक्षा के वातावरण के संदर्भ में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सही तरीके से बन सके और फिर ये यात्रा इस तरह से शुरू होगी क्रमिक रूप से मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल, जिससे कि शिक्षक अपने आप को सक्षम पा सकेंगे बच्चों के साथ सही तरीके से काम करने में। जैसा अभी बार बार ये बात कही जाती है कि जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया है, उसमें बार बार इस बात को जोर दिया गया है और ये राष्ट्रीय नीति बनी है कि बच्चों को शिक्षा देने का मतलब है कि एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो भयमुक्त हो, आनंददायी हो, सुरक्षित हो और इंक्लूजन उसमें शामिल हो। शाला सिद्धि प्रोग्राम भी इस बात पर फोकस करता रहा है और आप लोगों ने उसके माध्यम से अपने शाला को इस तरह का वातावरण निर्मित करने का प्रयास भी किए हैं। जो 3 मॉड्यूल मुख्य रूप से हैं वो भी इसी बात को फोकस करते हैं और इन बातों को की समझ को बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो संदेश दिए गए हैं वो ये संदेश भी यही है कि हम किस तरह से ऐसा वातावरण बनाएं कि सभी बच्चे इंक्लूड हो पाएं। पूर्व में समावेशी शिक्षा का आशय कुछ इस तरह से लिया जाता रहा कि सिर्फ CWSN के बारे में बात करते हैं, जबकि समावेश का मतलब समग्र रूप से लिए जाने की आवश्यकता है और इस बात को मैं समझता हूं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से भी सीखने का मौका मिला है। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं सब चिरपरिचित चेहरे हैं जिनको आपने वीडियो के माध्यम से सुना है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के दौरान, जिसमें समावेशी शिक्षा की बात की गई है, सामाजिक योग्यता और व्यक्तिगत योग्यता विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें बच्चों में भी सामाजिक और व्यक्तिगत योग्यता विकसित होना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षकों में भी ये सामाजिक योग्यता किस तरह से विकसित हो, इसकी भी बातें इसमें आई हैं। और तीसरा मॉड्यूल विद्यालय के स्वास्थ्य और कल्याण पर था। स्वास्थ्य और कल्याण जब विद्यालय के संदर्भ में कहा जाता है तो ये थोड़ा सा व्यापक स्वरूप लेता है, हम विस्तार से इसकी आगे चर्चा भी करेंगे। जैसा कि कहा गया है कि पाठचर्या में भी ये बात कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमेशा कहा गया है और आप सब जानते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो भारत सरकार का 2016 का है, उसमें भी समावेशन की बात कही गई है। वो स्पेसिफिक फोकस टू CWSN है, लेकिन जब हम यहाँ समग्र रूप से बात करते हैं तो समावेश हम समाज के हर वर्ग के बच्चे और हर तरह के बच्चे के समावेशन की बात करते हैं। और जब इस तरह के समावेशन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा के वातावरण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक ने यदि इस आशय को और इस भाव को सही तरीके से समझ लिया तो बच्चों के सीखने के जो क्रम हैं और सीखने के जो परिणाम हैं जो अंतिम रूप से हमको दिखाई देते हैं और असेस किए जाते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होते हैं। मॉड्यूल 1 पर जो बात है मुख्य रूप से समावेशन की बात कही गई है। तो जैसा कि प्रारंभ में हमने कहा था कि हमारे साथ नेशनल रिसोर्स ग्रुप के विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, तो हम उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे और आपसे संवाद करेंगे। उसका रीइंफोर्समेंट भी होगा। इस शैक्षिक संवाद के माध्यम से हम यही बात करना चाहते हैं कि इस तरह के रीइंफोर्समेंट के माध्यम से आप अपने अध्ययन को पुनः
एक बार वो कर सकें, और उसमें यदि कहीं आपके मन में कोई संशय आई थी तो उनका समाधान भी कुछ हद तक इस माध्यम से होगा, अदरवाइज हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी समाधान कर सकेंगे। एक बात और मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, कुछ जिलों ने इस पर जो अपनी तरफ से पहल की है वो बड़ी प्रेरक पहल है। एक उदाहरण है जबलपुर जिले का, जिसमें एक बीएससी ने यूट्यूब के माध्यम से ही एक ग्रुप डिस्कशन रखा और अपने साथी शिक्षकों को जोड़ते हुए उनके साथ संवाद किया, और उनसे जो शिक्षक का संवाद है उसमें एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। इसी तरह से नीमच जिले में क्लस्टर लेवल की समीक्षा उन्होंने की है, और उस समीक्षा की वजह से आप देख रहे हैं, जब रिपोर्ट सर ने शेयर भी की थी, वीसी में भी चर्चा की गई थी कि इन जिलों का परफॉर्मेंस भी कंप्लीशन के मामले में बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ उनके इन प्रयासों की वजह से आगे चलकर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा। जो यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, ये बात भी अभी आपको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की जा चुकी है, लेकिन अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन के चरण होंगे। उन चरणों को समझने के लिए इस मॉड्यूल में कुछ बातें कही गई हैं, जैसा कि आपने पूर्व की शिक्षा नीतियों में भी देखा है। 1986 में शिक्षा नीति आई थी, फिर 92 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, और फिर आगे चलकर धीरे धीरे उसमें आपने देखा कि NCF 2005 आपने देखा, और उसके बेसिस पर पाठ्य पुस्तकों की संरचना देखी। और उन पाठ्य पुस्तकों को यदि आप NCF 2005 के संदर्भ में समझ चुके होंगे तो बेहतर तरीके से समझते होंगे कि ये क्रम किस तरह से चलता है कि पूरा राज्य पहले अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करता है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निर्धारित होता है, उसके बेसिस पर करिकुलम एंड देन सिलेबस, और सिलेबस के बेसिस पर पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण होता है। इस प्रक्रियाओं से आप सभी लोग पर्याप्त रूप से वाकिफ हैं, तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये समावेशी शिक्षा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं और अलग अलग तरह के बच्चे हैं, यदि आप गहराई से उसको देख पाएं तो, और इन बच्चों का साथ साथ सीखना किस तरह से महत्वपूर्ण है। या तो जो हमारी पुरानी परंपरा थी, और आगे चल के आप स्लाइड में भी देखेंगे कि एक धारणा बनी हुई थी समाज में कि ऐसे बच्चों के साथ एक अलग ही व्यवहार, अलग जीवन शैली हमारी पिछली पीढ़ी ने और लगभग हमारे साथियों की पीढ़ी ने भी देखी होगी कि एक अलग तरह का व्यवहार हम ऐसे बच्चों के साथ करते रहे, और वो समाज से कट के या तो परिवार तक सीमित हो गए अथवा अन्य परिस्थितियों में वो संघर्ष कर रहे हैं जीवन से। और वो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान परिवेश है, वो हमको सिखाता है और शोध सिखाते हैं कि यदि हम बच्चों को ऐसा वातावरण दे सकें, हमारे शिक्षक साथी अपनी कक्षाओं में इस बात को समझ सकें, तो एक शिक्षा के सीखने की जो यात्रा है बच्चे की, वो एक अलग तरह की यात्रा होती है। इस वजह से ही ये कहा जाता है कि शिक्षकों को संवेदनशील होना आवश्यक है। और आपने ये जो नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं एनिमल स्कूल की बात, ये कहानियाँ बहुत बार शेयर भी की गई हैं कि किस तरह से अलग अलग क्षमताओं के व्यक्ति को अलग अलग तरह से ही असेस किया जा सकता है, अलग तरह से सिखाया जा सकता है, और उसकी उन क्षमताओं का बेहतर तरीके से समाज में उपयोग किया जा सकता है। इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा इस मॉड्यूल को पढ़ने के दौरान, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो फिर क्रियान्वयन की तरफ भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हम इसको अलग अलग बच्चों की क्षमताओं को अलग अलग तरह से समझ सकते हैं, और उस क्षमताओं के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पहचान सकते हैं। क्योंकि पहले तो स्ट्रेंथ समझना होगी, और उस स्ट्रेंथ के आधार पर ही हम उनको सपोर्ट देंगे तो वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस संबंध में मैं समझता हूँ कि देवांग जी बेहतर तरीके से इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे तो और भी फायदा हम सबको होगा। माइक साथियों, मॉड्यूल क्रमांक 1 जो हमने पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा हमने पूर्ण किया है, उसमें इस बात का विशेष तौर पे जो ध्यान दिया गया है, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दिया गया है कि समावेश का तात्पर्य केवल CWSN बच्चों को कक्षा में समावेश करना नहीं है। इसमें वृहद रूप से जो बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के लिंग, जाति, धर्म आधार का जो भेदभाव है उसको भी हमें दूर करते हुए समावेश जेंडर वाइज भी हमें इंक्लूड करना है, बालिकाओं को भी उतना ही। तो 2 शब्द यहाँ हमने जो बात इसमें उभर कर आई है, इक्विटी और इक्विलिटी, समता और समानता। तो हमें अब ये समावेश का जो
पहला पाठ्यक्रम जो है इसमें जो RPWD एक्ट जो है 2016 उसको भी इंक्लूड किया गया है, उसको भी इस संदर्भ में लिया गया। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात जो आपने इसमें सीखी है वो है UDL, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो यूनिवर्सल डिजाइन जो है अब एकीकृत रूप से सभी बच्चों को समान रूप से एक साथ लेकर हमें कक्षा में समावेशी माहौल तैयार करना है। तो अब इस पाठ्यक्रम में हमने जो सीखा, इस मॉड्यूल के माध्यम से जो हमने सीखा है उसको ट्रांजिट करना है अपने क्लासरूम सिचुएशन में। तो आप इसमें बेहतर कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा है सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ला पाए या नहीं। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद क्या हमारे विचार इस तरह से बदलते हैं? जो पूर्व में सोच थी कि दिव्यांग बच्चों के तो अलग ही स्कूल होने चाहिए, जो सामाजिक न्याय विभाग से अलग संचालित स्कूल होते थे, जो पुरानी परंपराएं थी, या जो शोध कहते हैं कि बच्चे यदि साथ में पढ़ते हैं तो पीयर लर्निंग के माध्यम से बहुत बदलाव आते हैं, इसलिए सभी बच्चे यदि एक साथ सीखते हैं तो समाज में भी तो उनको साथ में रहने की शिक्षा मिल सकेगी। इस तरह के जो दृष्टिकोण के छोटे छोटे बदलाव हैं, ये जब हम क्लासरूम में बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तब परिलक्षित होते हैं। जैसे आमतौर पर बात सुनने में आती है, जब शिक्षकों से बात की जाए और यदि बच्चों के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है तो शिक्षकों का एक ही जवाब होता है कि साहब ये पिछड़े समाज से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, या अनपढ़ श्रेणी के बच्चे हैं, इसलिए इनको सिखाना मुश्किल होता है, या संभव ही नहीं, इसलिए ये कमजोर है। वहीं दूसरी ओर यदि हमने ये समझ लिया कि हम बच्चे को सिखाने के लिए हर चुनौती का सामना करेंगे और नए नए प्रयोग करके बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, तो सीखने के तरीके न केवल बच्चों के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक सीखने की यात्रा बनेंगे और फिर एक अलग तरह का आनंद आने लगता है। और ऐसे बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं, आपको अपने अड़ोस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, जो इस तरह के नए नए प्रयोग करते हैं और वो उनका आनंद देखने लायक होता है जब वो बच्चों के बीच होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि इस मॉड्यूल को पढ़ने के साथ साथ इसमें जब आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएंगे तो उसका प्रभाव बच्चों के साथ दिखाई देगा। समावेशिता को लागू करने में क्या क्या करना होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम सबसे पहले तो स्वयं जागरूक हों। जो बातें हमने किताबों में पढ़ी हैं, मॉड्यूल में पढ़ी हैं, वीडियो में देखा है, और उसके बाद हमने उसको स्वीकार किया है कि हाँ, इस बात से मैं सहमत होता हूँ कि ये बात जो लिखी गई है ये बहुत उपयोगी है और मुझे अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। यदि ये मानसिकता का निर्माण हो गया तो आगे के चरण बहुत आसान हो जाते हैं, जिसमें हम कक्षा की प्रथाओं में बदलाव लाते हैं, छोटे छोटे से बदलाव लाकर स्वयं आनंदित होते हैं। और फिर जब हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं, विकलांग बच्चे भी सीख रहे होते हैं, या जेंडर इक्विटी के इश्यूज आते हैं या सोशल इक्विटी के इश्यूज आते हैं, वो बच्चे भी सीख रहे होते हैं, तो हमारा जो पिछला स्टेटमेंट था कि बच्चे बुद्धू होते हैं, उससे बदलकर एक अलग तरह की यात्रा शुरू हो जाती है। और तब हम अपने पालकों के साथ बात करने में सक्षम हो पाते हैं, उनको बताने में सक्षम हो पाते हैं कि आपके अपने मेहनत से बच्चों में जो परिवर्तन आया है वो पालकों तक पहुंचता है, और पालक भी उस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं और शिक्षक के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव आता है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, इसको भी आपने अपने मॉड्यूल के दौरान देखा होगा। समता की बात अभी देवांग जी ने की थी, समता और समानता। तो इस तरह से अंतर दिखाई देता है कि किसकी क्या आवश्यकता है, किसको कितने सपोर्ट की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा बोलता हुआ चित्र है, और ये बात यदि हम हमेशा याद रखेंगे अपने बच्चों के साथ बातचीत करते समय, तो वो समानता के और समता के अवसर देने वाली जो बात है उसका डिफरेंस भी महसूस कर पाएंगे और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बच्चों की जो चुनौतियां हैं, यदि वो स्ट्रेंथ के साथ समझ में आए कि बच्चा क्या कर सकता है और कहाँ उसको परेशानी है, इसका विश्लेषण यदि हम दिन प्रतिदिन करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दिव्यांग, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ जी हाँ, इसमें अब हमें ये देखना होगा कि ये जो पिक्चर अभी आपने देखा इस स्लाइड में, तो अब हमें बच्चों को समान रूप से कक्षा में समान रूप से जो उन्हें अवसर उपलब्ध कराना है, और अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ हमें इसमें उनके विकास के लिए उन्हें आत्म जागरूकता की ओर भी हमें ध्यान देना है। और इसके साथ जो ये आप देख रहे हैं, इसमें हमारी कक्षाओं में समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन किस प्रकार हो। तो क्रियान्वयन के लिए अब हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, सभी बच्चों को शामिल करना है। कोई भी बच्चा छूटे नहीं किसी भी प्रकार के
आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव कक्षा में ना हो। दूसरा, फिर हमें जो काम करना है, प्रभावी संवाद बहुत ज़रूरी है। प्रभावी संवाद करें, बच्चों के साथ बातचीत करें, उनसे बिल्कुल फेस टू फेस आपका जो संपर्क हो उनसे आपका हो, और फिर इन चीज़ों को आप क्लासरूम में कक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लागू करेंगे। जैसे कि CWSN के बारे में अगर हम डिसेबिलिटी वाइज भी अगर हम देखते हैं तो आप जानते ही हैं कि जैसे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो जिनमें श्रवण क्षमता कम है, तो उन बच्चों को हमें फर्स्ट रो में आगे बिठाना है ताकि वो फेस रीडिंग कर सकें। तो इसी तरह का जो क्लासरूम में आप रोटेट करते हैं बच्चों को, तो इन बच्चों को विशेष स्थान कक्षा में देना है, क्लासरूम मैनेजमेंट हमें करना है। अब ये जो पाठ्यक्रम है हमारा, इस पाठ्यक्रम को भी आप इन बच्चों के हिसाब से आपको एडॉप्ट करना है, करिकुलम एडॉप्टेशन हमें करना है। तो समावेशी जब हम कदम उठाते हैं, इनका क्रियान्वयन करते हैं, तो सभी बच्चे शामिल हों और इन बच्चों के साथ हम प्रभावी संवाद हमारा बना रहे, कम्युनिकेशन जो है आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, क्लासरूम मैनेजमेंट करें, जो करिकुलम है उसको एडॉप्ट करें। जैसे जो पाठ्य पुस्तकें हैं, आप देख रहे हैं NCERT की पुस्तकें जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अब इंक्लूड हो गई हैं, पिक्चर्स, कलर्स, फोटोग्राफ्स आए। आप अपने हिसाब से भी, जैसे अभी कोविड सिचुएशन का भी हम रिस्क में रेफरेंस लेते हैं, तो 40-60 का जो पाठ्यक्रम पुनर्नियोजन किया गया है, तो आप समावेश के आधार पे इस पाठ्यक्रम को भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें अनुकूलन कर सकते हैं इन बच्चों की ज़रूरत और नीड के हिसाब से। तो ये बच्चे जो हैं दिव्यांग बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो इसको करने के लिए जो 4 सुनहरे नियम हैं इसमें देख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को शामिल करें। तो शामिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनकी खूबियों को पहचानना, उनमें क्या क्वालिटीज हैं, ना कि उनमें कमियां क्या हैं। कमी को ना देखते हुए उनकी खूबी को हम देखें और उनकी खूबियों के प्रदर्शन को और कैसे बेहतर हम कर सकते हैं, ये करने के लिए बच्चों को हमें अवसर प्रदान करना होंगे। और बच्चों को विभिन्न जो क्षमताओं वाले बच्चों के साथ जो मेलजोल बढ़ाने के लिए, दोस्ती करने के लिए प्रयास करें, ताकि वो अन्य बच्चों के साथ मिल सकें, चूंकि यह समावेशन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ एक और, जो बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं जब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ काम करते हैं। तो पीयर ग्रुप लर्निंग के लिए एक्टिविटीज आप डिजाइन कर रहे हैं, और ये एक्टिविटीज आपको मॉड्यूल 1 समावेश में बताया गया है कि किस प्रकार की गतिविधियां आप करा सकते हैं। तो मॉड्यूल 1 आप जब पूर्ण कर लेते हैं, तो समावेश अब आपको ट्रांजिट करना है अपने क्लासरूम में, और इन सब चीजों को आपको प्लान करना होगा। अब दूसरा है कि संवाद किस प्रकार करें, विभिन्न माध्यमों से प्रभावी संवाद करना। अगर किसी बच्चे की सुनने की क्षमता कम है, तो अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से बताने या उसे समझाने के लिए दृश्य माध्यम का भी उपयोग कर सकते हैं। उसको विजुअलाइज करें, कोई ऐसा कंटेंट है जो टेक्स्ट फॉर्म में, तो उसको आप पिक्चर फॉर्म में लेकर आएं। तो ये चीजें जो हैं प्रभावी संवाद को करने के लिए हमें मदद करती हैं। इस प्रकार के TLM आप यूज करते हैं। और सांकेतिक भाषा का उपयोग, मान लीजिए वो बच्चा जो है आपकी कक्षा में, तो कुछ संकेतों का उपयोग भी आप करके उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको आप जान सकते हैं। पीयर ग्रुप लर्निंग में जो हाथ से की जाने वाली गतिविधियां हैं, मौखिक और लिखित अभ्यास जो है, बच्चे आपस में, जैसे आजकल आप करा ही रहे हैं, जो कॉपी चेकिंग का काम है, बच्चे लिख रहे हैं, तो एक दूसरे की जो होमवर्क है उसको शेयर करें, आपस में बातचीत करें, चेक करें। तो इस प्रकार बच्चों को समावेश करते हुए, एक दूसरे के सहयोग से संवाद करके और इंक्लूड करके, ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस मॉड्यूल का, कि अब हमें समावेशन की ओर बढ़ना है। पहले यही अवधारणा थी कि समावेश मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर CWSN, बट अब इस मॉड्यूल से आपको ये और स्पष्ट हो चुका है कि समावेश जो एक वृद्ध, एक व्यापक अवधारणा है, और इस अवधारणा को हम सभी ने इस मॉड्यूल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा है। जी, बहुत धन्यवाद देवांग जी। बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने अपने अनुभव के आधार पर इस बात को शेयर किया है कि हमारे शिक्षक साथी किस तरह से बच्चों के साथ संवाद की प्रक्रिया को, कक्षा प्रबंधन को व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे इनपुट जब आप देते हैं, तो बच्चों के साथ आपका जो लगाव बनता है, वो बच्चों की समस्याओं को समझना और उनकी क्षमताओं को समझना आप सीख पाते हैं। यहाँ समावेशन से आशय, जैसा कि हमारे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे तो ट्राइबल बच्चों के संकोच और उनके
जो संवाद की परेशानियां हैं वो एक अलग तरह की चुनौतियां हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए विशेष चुनौतियां हैं। वहां शिक्षक साथियों को उन लड़कियों की संवेदनशीलता को समझना होगा और उनके साथ सही तरीके से संवाद करके विद्यालय से जोड़ने की आवश्यकता होगी। और जब एक बार ऐसी छात्राएं विद्यालय से जुड़ती हैं तो उनके सीखने की गति का प्रभाव अलग तरह का दिखाई देता है। इसी तरह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समझते हुए यदि आपने अपने आप को थोड़ा सा बदलाव किया और अपने साथी बच्चों को की क्षमताओं को पहचाना और साथी बच्चों का सहयोग लेते हुए ऐसे बच्चों की मदद करवाई, तो ये बच्चों की सीखने की गति भी एक अलग तरह की होती है। और फिर वे जिस उत्साह के साथ घर जाते हैं तो पालकों के साथ उनके जो फीडबैक पहुंचते हैं तो पालकों का शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव बनता है और फिर वह विद्यालय के साथ सही तरीके से जुड़ पाते हैं। और जब आप पालकों से कोई सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो वो सहयोग भी आपको सही तरीके से मिल पाता है। इसलिए पालकों से साझेदारी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आता है समावेशन की प्रक्रिया में, कि जब आप बच्चे के साथ पहले व्यवहार ठीक करते हैं, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को गति देते हैं, बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं और फिर ऐसे बच्चे जब घरों पर पहुंचते हैं और अपने माता पिता के साथ शेयर करते हैं कि आज गुरुजी ने या नई बात किस तरह से सिखाई है, तो फिर पालकों का जुड़ाव और जिज्ञासा बनती है कि हम ऐसे विद्यालय की ओर जाएं और उनके अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानें। तो गतिविधियों का विवरण जब देने जाएंगे आप, तो निश्चित रूप से आपकी जो यात्रा थी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के दौरान, तो उस यात्रा का विवरण बच्चा पहले ही माता पिता को दे चुका होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना होगा। इसी तरह से सीखने के लक्ष्यों को आपने पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के माध्यम से जो निर्धारित किया है, वो सीखने की प्रक्रिया बच्चे में आ गई तो बच्चे का रिफ्लेक्शन पालकों तक निश्चित रूप से पहुंचता है और उन लक्ष्यों को जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से बताने की प्रयास करते हैं तो पालकों की सहमति और सहयोग की भावना उसमें निश्चित रूप से बढ़ती है। इसी प्रकार से अभिभावकों के साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की उपलब्धियां हैं, विशेष उपलब्धियां हैं, उसका यदि आपने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है, जिसको इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी कहा जाता है, कि एक स्पेसिफिक बच्चे की वर्तमान जुलाई माह में क्या परिस्थिति थी और सीखने की यात्रा के दौरान नवंबर माह में वो किस स्थान पर आ गया है, यदि ये आपने प्रोफाइल तैयार किया है तो पालक भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि बच्चे ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली है। इस वजह से इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की प्रगति को यदि आप बेहतर तरीके से मेंटेन करते हैं और बच्चे में वो बातें आ रही हैं, तो आपकी जो माउथ पब्लिसिटी है बच्चे के माध्यम से, आपके प्रति सम्मान का भाव है वो बनता है और फिर पालकों से आपका बेहतर संवाद स्थापित हो सकता है। आइए अब दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं, जिसमें स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। जैसा मैंने पहले कहा कि जो व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता है ये न केवल बच्चे के लिए आवश्यक है बल्कि शिक्षक के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। ये आपने इस मॉड्यूल को पढ़ने के दौरान देखा होगा। व्यक्तिगत सामाजिक योग्यताओं को समझना और उनका पोषण करना और फिर उसको सकारात्मक भाव के साथ कक्षा के वातावरण में सामाजिक योग्यता की दृष्टिकोण से लेकर जाना, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होगी, क्योंकि जब आप परिप्रेक्ष्य लेने की समझ बना लेते हैं, व्यक्तिगत सामाजिक गुण की जो बात आप बच्चों से अपेक्षा करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो सबसे पहले हम शिक्षक के रूप में वो गुण विकसित करके और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासरूम प्रोसेस में, तो निश्चित रूप से बच्चे उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं और देखने के बाद उसका अनुपालन करने में उनको कोई कठिनाई नहीं आती। इसी प्रकार से जो विश्वसनीयता है या कोई दृष्टिकोण है, वो आपके अपने व्यवहार से बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंच पाता है। ये चित्र आप बहुत बेहतर समझ के साथ देख पा रहे होंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद जो विभिन्न तरह की है, लेकिन जब विद्यालयीन वातावरण में आते हैं तो किस तरह से एक लक्ष्य के लिए ये सारे बच्चे, यदि आप उसको उस एंगल से देख रहे हैं तो बीच में फुटबॉल है और सारे बच्चे एकजुट हैं, तो किस तरह से वो लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि ये सारे बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने संवेदनशीलता के साथ और टीम वर्क के साथ जुड़ सकते हैं। और शिक्षकों द्वारा उन्हें जो प्रयोग करते हुए दिखाए जाएंगे वही बच्चों के पर्सनैलिटी में, उनके बिहेवियर में, उनके सोशल कल्चर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को जोर दे रहा हूँ कि यह केवल बच्चों के लिए नहीं,
बल्कि शिक्षकों के लिए भी अपने निजी जिंदगी में भी सामाजिक और योग्यता को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। व्यक्तिगत सामाजिक योग्यताओं को समझने की दृष्टि से कुछ बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामाजिक जीवन में स्वस्थ और प्रभावी संबंधों को समझने में इस तरह की गतिविधियां और व्यक्तिगत गुण बहुत मददगार होते हैं। इसी तरह से इन गुणों को पोषित करने से स्कूल और कक्षा में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण निर्मित होगा। वो जो वातावरण निर्मित आप विद्यालय में कर रहे हैं, अपने व्यवहार से कर रहे हैं, अपनी समझ के साथ कर रहे हैं, उसका प्रभाव बच्चे के जीवन में जीवन पर्यंत रहता है। ये बात कहने की आवश्यकता नहीं, आपने अपने स्वयं के अनुभवों से भी बहुत सीखा होगा। जी जी। ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2, इसमें हम काम कर चुके हैं। एक स्वस्थ विद्यालय जो वातावरण है उसमें उसको बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। जैसे सर ने कहा कि ये जो शिक्षकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल रहा, और अब इन गुणों को व्यक्तिगत और क्लासरूम तक लेके जाना है, बच्चों तक ये चीजें। तो कौन कौन से गुण हैं जो हमने इसमें स्टडी किया था? जैसे संवेदनशीलता, हमें सेंसिटिव होना है, और सेंसिटिव होना है तो सेंसिटिविटी हमें अपने अंदर भी विकसित करना है। हम ये मॉड्यूल के माध्यम से समझ चुके हैं, कर रहे हैं। अब हमें ये सेंसिटिविटी बच्चों तक लेके जाना है, और जो केयरिंग है, जो केयरिंग एटीट्यूड है, इस मॉड्यूल के माध्यम से हमने समझा है। दूसरा है विश्वसनीयता, हम कितने विश्वसनीय हैं, दूसरा हम पर कितना विश्वास कर पाते हैं, और बच्चों को हम किस प्रकार ये इस गुण को जो है बच्चों तक हम ले जा पाए कि बच्चों में विश्वास, आजकल विश्वास की जो भावना है, बच्चे कक्षा में एक दूसरे पर विश्वास कर सकें। और इसके अलावा जो स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इस मॉड्यूल में हमने सीखा कैसे हम एक दूसरे, जो इसमें जो दिया गया था कि एक कक्षा में शिक्षिका हैं, वो कुछ अपना राइटिंग वर्क कर रही हैं, उनका पेन जो है रन आउट ऑफ इंक हो जाता है, स्याही खत्म हो जाती है, फिर दूसरी शिक्षिका। तो हमें जो सोच है, अपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक सोच है, उसको लेके जाना है, और बच्चों में भी जो पॉजिटिविटी हमें इसमें करना है। और दूसरा समानुभूति, इसमें भी हमने काम किया है इस मॉड्यूल में। तो यहाँ हम ये बात करना चाहेंगे कि ये जो मॉड्यूल रहा है, जो स्वयं के विकास के लिए भी, आपके विकास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और अब इन गुणों को, जो व्यक्तिगत गुण है और जो सामाजिक गुण है, इनको बच्चों तक हमें हस्तांतरित करना है। एक शिक्षक के रूप में हमें स्वयं के जो पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना है, जो हमारे प्रेडिक्शन है पहले, और हम अपने आप को और बेहतर कैसे जान सकें, अपने आप को बेहतर जान सकें, और अपने बच्चों के जो उनका जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है उसको भी हमें समझना है। अब हमें बच्चों से और क्लोज हमें उनके पास पहुंचना होगा कि बच्चे किस तरह हमारे बारे में सोच रहे हैं, और हम बच्चों के बारे में जब सोच रहे हैं तो बच्चों के स्तर तक जाकर हमें सोचना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने के लिए कक्षा में सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देना है। तो अब क्लास का जो माहौल है, कक्षा का जो वातावरण है, वो सकारात्मक कैसे हो सके। तो अब पहले क्या था और अब हमें शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। तो बच्चों की भावना सीखने और उसके प्रति उनके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसमें शिक्षक का व्यवहार आपसे जो अपेक्षित है, शिक्षक को अपने बच्चों के साथ बातचीत में सतर्क और जागरूक होना चाहिए। तो बच्चे जब हमसे सीख रहे हैं तो हमें वॉच कर रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, तो हमें हमारा जो एटीट्यूड है, हमें वहाँ बहुत विजिलेंस होना पड़ेगा कि शिक्षक जो है एक बच्चों के लिए आदर्श हैं। तो बच्चों की भावना को भी हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। सकारात्मक भावनाएं कौन कौन सी हैं जिसको हमें बच्चों के अंदर विकसित करना है, जैसे खुशी, उत्साह और आदि जो हैं उनकी प्रेरणा बढ़ाती हैं और उनके सीखने की अभिव्यक्ति को और सुविधाजनक बनाती हैं। अब इसमें हमसे जो अपेक्षित व्यवहार है वो ये है कि शिक्षकों को अपने बच्चों के साथ बातचीत में सहानुभूतिपूर्वक, प्रेरक, संवेदनशील और सकारात्मक होना चाहिए। तो ये जो गुण हैं बातचीत में सहानुभूतिपूर्ण, तो यही पर्सनल सोशल क्वालिटी है जो अब हमने सीख ली है और अब हमें बच्चों के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना है।
तो जितने मॉड्यूल हम करते जा रहे हैं उसका मकसद केवल शिक्षकों को ही प्रशिक्षित नहीं होना है, ये जाना कहाँ तक है, बच्चों तक। तो ये सारे गुण बच्चों तक आपको लेकर जाना है, उसमें हस्तांतरित करना है, ट्रांजिट करना है। प्रेरक और संवेदनशील हम बात कर चुके हैं, पॉजिटिविटी की बात हो गई। भयमुक्त वातावरण, क्रोध, उदासी, अपराध बोध आदि जैसी नकारात्मक भावनाएं बच्चों को प्रेरणा से दूर करती हैं और उनकी शिक्षा में बाधा डालती हैं। तो इसमें कई बार बात हो चुकी है, भयमुक्त एवं आनंददायी वातावरण। तो अब हम बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे जिसमें किसी प्रकार का भय ना हो, ऐसा समावेशी वातावरण, ऐसा आनंददायी वातावरण। और बच्चों में ये जो चीजें हैं, क्रोध, उदासी, इन चीजों को दूर करें। क्या करना होगा हमें जो नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार का दंड या उपहास आदि का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें, इस मॉड्यूल में हमने सीखा है। अब क्लासरूम में हम किस प्रकार इन गुणों को पोषित करें, पोषण के अवसर किस प्रकार करें। तो सबसे पहले हमें जो काम करना होगा वो ये है कि बच्चों को अपनी भावनाओं को साझा करने के अवसर प्रदान करें। अब हमें मौके देने होंगे, उतना अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो अपनी बात बता सकें, बोल सकें। बच्चों को उनकी कक्षा के लिए मूल्यों पर चर्चा करने के लिए कहें। तो बच्चों से कहें कि वो अपनी कक्षा में बताएं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो किस प्रकार की कक्षा चाहते हैं, वो कैसे जल्दी सीख सकते हैं, कक्षा का वातावरण किस प्रकार हो। बच्चों को पारस्परिक कौशल बनाने के लिए समूह चर्चा और गतिविधियां करना, ग्रुप एक्टिविटीज। बच्चों को यहाँ पर जो ग्रुप वर्क है, पीयर लर्निंग है, उस पर फोकस करना है। विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के पोषण के अवसर। तो क्लासरूम में ऊपर जो बात की गई, अब हम विद्यालय में बात कर रहे हैं। विद्यालय में किस प्रकार हम पर्सनल सोशल क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट जो तरीका है, जो स्थान है, जो अवसर है, जैसे प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना सभा में जब बच्चे इकट्ठे हैं तो विद्यालय में हर माह के लिए एक व्यक्तिगत सामाजिक गुण तय करें। उदाहरण के लिए एक दूसरे की सहायता करना, और बच्चों को इस पर अपने विचार साझा करने के लिए कहें। बच्चों को टास्क दें कि भाई आप एक दूसरे की सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो पीयर इनके जो ग्रुप बना लें, दो बच्चों को, एक दूसरे को आप कैसे मदद करोगे, आप क्या मदद करते हो, उसकी क्या जरूरत है, नीड। तो बच्चों का आपस में एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ेगा। और इस तरह की जो क्वालिटीज हैं बच्चों में सर। तो तीसरा जो तरीका है, जो इसमें हमें बाल सभा एक अच्छा अवसर है, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन में हमें बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब स्कूल खुलेंगे तो बाल सभा में बच्चों को सहानुभूति, सहयोग, स्वीकृति जैसे मूल्य पर नाटक बनाकर समुदाय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो पीटीएम है, पीटीएम के दौरान बच्चे अपने पालकों के सामने अपने व्यक्तिगत सामाजिक जो गुण हैं उसका एग्जीबिशन करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, खेल के समय और को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनके माध्यम से। तो इन सब तरीकों के माध्यम से हम अब पर्सनल सोशल क्वालिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा बेहतर समझाया है। कि मैं चाहूँगा कि पिछली दो स्लाइड पहले जरा जाएं। ये बच्चों को सुरक्षित, सम्मानित महसूस, व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता तक ले आए आप। जैसा कि साथियों अभी आपको एक्सपर्ट्स ने कहा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यताओं का पोषण, स्कूल वो प्लेस है जहाँ बच्चे आते हैं हमारे पास और वो एक अपना घर से कुछ सीखे हुए गुण लेकर के आते हैं। उनकी कुछ एक समझ होती है, वो अपनी एक समझ, एक परिवार से जो उनके जो जिसको हम कह सकते हैं परिवार से जो सीख मिलती है, जो बातचीत करने का तरीका होता है, लहजा होता है, सम्मान, एक दूसरे को किस तरीके से परिवार में सम्मान देते हैं, वो एक सीख लेकर के आते हैं। पर विद्यालय में जब वो आते हैं तो वो अपने परिवेश या घर की भाषा, घर के जो बोलचाल के तरीके हैं, घर में किस तरीके से वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, उसको लेकर के आते हैं।
और जब विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय में उसको साथी मिलते हैं। घर में छोटा भाई बहन हो सकता है, बड़ा भाई बहन हो सकता है, परंतु उसके उसी के उम्र के बच्चे कम मिल पाएंगे। और इसलिए इसमें हमें यह देखना चाहिए कि शिक्षक के रूप में हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसको शाब्दिक रूप से समझने की जगह हम इसको एक व्यावहारिक रूप से समझें कि बच्चा यदि कक्षा में आया है तो हम उसको वो अवसर देंगे कि किस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर पाए। उसके अंदर जो झिझक है वो हम कैसे तोड़ेंगे। तो इसमें हम कर सकते हैं कि बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय में जब कक्षा प्रारंभ हो तो हम 10 मिनट का समय ऐसा रखें जब कोई भी 2 बच्चे या 3 बच्चे आकर के अपने बारे में बताएंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं और उसमें हम कुछ बिंदु तय कर देंगे कि हमें उसमें बताना होगा कि हम कितनी बजे उठे, फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया। जैसे हम कह सकते हैं कि वो उठा, उठने के बाद फ्रेश हुआ, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद उसने नाश्ता किया, नाश्ते में क्या खाया, क्या पिया, और उसके बाद उसने क्या किया, कौन सा खेल खेला, घर में कौन कौन है, आज क्या सब्जी बनी थी, घर में पिताजी ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, दादा दादी ने क्या कहा। मतलब ये कि वो अपने परिवार के बारे में बात कर सके, जो उसका वेल नोन एटमॉस्फेयर है, जिसमें वो रहता है, जिसमें वो इंटरेक्ट करता है। जब हम उसके बारे में उसको कहने का अवसर देंगे तो वो आके क्लास में बोलने की कोशिश करेगा। और आप याद रखिए, जब मंच पे हम पहली बार गए थे तो हमें कितनी घबराहट हुई थी, और उस बच्चे को यदि कक्षा में वो एटमॉस्फेयर हमने दे दिया बोलने का तो वो रोज बोलना शुरू करेगा, अपने बारे में व्यक्त करना शुरू करेगा। और जब वो ये बोलना शुरू करेगा तो किसी दूसरे को सुनना शुरू करेगा। दोनों गुणों का विकास होगा, सुनने के गुण की क्षमता विकसित होगी और बोलने की आदत विकसित होगी। और इसलिए जरूरी है कि उसको हम छोटा सा अवसर दें, सरलतम, जो उसको आता है। कोई अननोन चीज पूछिए मत, नया कोई सवाल। हम कहते हैं कि कोई आप कविता सुनाई है, कहानी सुनाई, नहीं। तुम जो घर में तुमने क्या किया, आज तुमने क्या, रास्ते में आए थे तो क्या क्या देखा, घर से विद्यालय आ रहे थे तो कौन कौन से पेड़ दिखे, कौन कौन से जानवर दिखे, कौन कौन सी दुकानें दिखी, दुकानों पे क्या था, वही बताइए। तो मतलब उसको बोलने के अवसर देना, व्यक्त करने के अवसर देना। और एक बार वो व्यक्त करना सीख गया, फिर आप जटिल से जटिल वस्तु दे दीजिए, वो सीख जाएगा, बात कर लेगा। और इसलिए उस बच्चे को जो निष्क्रिय है कक्षा में, उसको हम सक्रिय कर देंगे। जो आप सेकंड पॉइंट इसमें कह रहे हैं ना, सक्रिय रूप से अपने बच्चों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उन्हें समझने की कोशिश कर। शिक्षक, जब बच्चा बोलेगा तो शिक्षक सुनेगा, और जब शिक्षक सुनेगा तो शिक्षक समझने की कोशिश करेगा कि बच्चे ने ऐसा क्यों बोला। शिक्षक को सोचना चाहिए। यदि उसने ये कहा कि मैंने नाश्ते में आज चाय पी, लगातार वो बता रहा है कि मैंने चाय पी, कभी उसने नहीं कहा कि दूध नहीं पिया, या कभी फल नहीं खाए, या अंकुरित बीज नहीं खाए, तो कहीं ना कहीं ये कि उसके परिवेश, उसके घर की स्थिति क्या है, इसकी समझ एक शिक्षक को मिलेगी। घर में कौन कौन है उसके बारे में समझ मिलेगी, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, उसके बारे में समझ मिलेगी। और इसलिए बच्चे की समस्याओं को यदि शिक्षक ने समझ लिया, जब बच्चे को शिक्षक समझेगा तो शिक्षक को भी बच्चे समझेंगे, क्योंकि जब वो उसकी परेशानियों में साथ देगा शिक्षक, तो बच्चा भी शिक्षक को समझेगा और शिक्षक के निर्देशों का पालन करेगा। दूसरी चीज है कि बच्चों की भावना सीखने के प्रति उनके दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे। तो ये भावनाएं हम कैसे विकसित करें, बच्चा सीखता कब है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी भय मुक्त वातावरण की, शाला सिद्धि में बहुत समझाया, बहुत चर्चा की। भय मुक्त का आशय क्या है? भय मुक्त का आशय ये कि एक सहज वातावरण जिसमें कोई भी बच्चा उठ करके अपनी बात कह सके। जैसे कोई भी बच्चा अपनी माँ से बात करने में जितना सहज होता है, उतना सहज किसी के साथ नहीं होता। क्यों होता है? कि माँ उसकी हर बात को सुनती है, समझती है। चाहे वो माँ उसको डांटे, उसको पीटे, उसको कुछ भी करे, फिर भी वो बच्चा अपनी व्यथा माँ से ही आके कहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि माँ उसकी परेशानियों को समझती है, किसको कब भूख लगी है,
इसको क्या परेशानी है, माँ अपने आप उसको समझ देती है, बच्चा नहीं कहता तो भी समझता। तो वो चीज शिक्षक के अंदर तब आएगी जब वो बच्चे के साथ संवाद करेगा, उसकी परेशानियों को समझेगा, उसके व्यक्तिगत गुणों की तारीफ करेगा, उसके अच्छे कार्य की तारीफ करेगा, और कोई गलत किया है तो उसको समझाएगा। और इसीलिए ये आवश्यक है कि उसको हम इस तरीके के सहानुभूति पूर्वक वातावरण में रखें और एक दूसरे के प्रति सहायता करने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए जरूरी है कि जो कक्षागत प्रबंधन आप तैयार करेंगे, कक्षा का कोई भी काम शिक्षक जितना कम से कम काम करेगा और बच्चों को जितने से ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, उतना अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, उतना अच्छा डिसिप्लिन बनेगा, उतनी अच्छी एक्टिव क्लास होगी। आप करके देखिए कि कक्षा की व्यवस्था, टाट पट्टी कौन बिछाएगा, चौक कौन लाएगा, डस्टर कौन लाएगा, कोई यदि आता है तो उसको नमस्कार कैसे करेंगे, कोई किसी को बुलाना है तो उसको कैसे संबोधित करेंगे, क्योंकि ये सिखाना पड़ता है। अपने पिताजी का नाम लेंगे तो कैसे बोलेंगे, उसके आगे श्री लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, माँ का नाम है तो उसको कैसे संबोधित करेंगे, बड़े भाई है तो उसको कैसे संबोधित करेंगे, नगर का बुजुर्ग है तो कैसे संबोधित करेंगे। मतलब ये चीजें आप डे टू डे लाइफ में कक्षा के अंदर सिखा सकते हैं। और जब भयमुक्त वातावरण होगा तो क्रोध की बात ही नहीं होगी, फिर उदासी की बात नहीं होगी। और ये जरूरी है कि शिक्षक बच्चों से बीच बीच में हल्की फुल्की बात भी करे, उनको कुछ चुटकुला सुनाए, उनको कोई कहानी सुनाए, उनकी किसी बच्चे ने कोई अच्छी एक्टिविटी की है तो उसको थोड़ा सा शाबाशी दे। क्योंकि आप देखेंगे अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चे ने छोटा सा भी काम अच्छा किया उसको कहता है शाबाश, वेरी गुड। और ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चे को अगला काम करने के लिए जस्ट 2 टाइम 3 टाइम एनर्जी दे देते हैं। और इसलिए इसमें कंजूसी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। और इसीलिए उसने कौन सा काम अच्छा किया, यदि किसी बच्चे ने स्कूल के अंदर कोई सामान पड़ा है और वो उठा के लाके शिक्षक को दे दिया, वो चाहता तो रख भी सकता था, किसी की पेंसिल मिल गई उसको, किसी का पेन मिल गया, किसी का कोई सामान गिर गया था वो मिल गया और उसने लाके दे दिया, और शिक्षक ने प्रेयर में यदि उस बच्चे को सम्मानित कर दिया, सम्मानित करने के लिए सर्टिफिकेट नहीं देना है, केवल मंच पे बुला के उसको हम ये कहते हैं कि आज इस बच्चे ने एक बहुत किसी बच्चे का सामान गिरा है वो उठा के लाके दिया, इस हमारे विद्यालय का ईमानदार बच्चा है, इसके लिए ताली बजाओ। मात्र इतना सा करना उसके उस गुण को पोषित करेगा, उसको लगेगा यार मैंने अच्छा काम किया, सबने मेरी तारीफ की। यदि किसी ने झगड़ा किया और वो आके मंच पे स्वीकार कर ले कि मैंने गलत किया था, मैं अब झगड़ा नहीं करूंगा, इसके साथ अच्छे से रहूंगा, मतलब वो क्षमा मांगना सीखता है, क्षमा करना सीखता है। तो इस तरीके से इन गुणों का जो विकास है, शिक्षक प्रार्थना सभा में, खेल के मैदान में, कक्षा के अंतर्गत, रेसेस के समय में केवल अपनी आंखों को खुला रख के जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना, जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है उसको अलग से बुला के समझाना, सबके सामने नहीं डांटना। यदि हम ये करते हैं तो ये एक बेहतर तरीका होगा इन गुणों के पोषित करने का। और देखिए फिर आपके बच्चों में सामाजिक गुण, व्यक्तिगत गुण, नैतिक गुण, इनका पोषण कितनी तेजी से होता है। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही आपने। साथियों, जो अभी विशेषज्ञों की तरफ से कमेंट आपने सुने, आपका अपना स्वयं का अनुभव भी होगा और इस अनुभव के आधार पर आप इस बात पर सहमत भी होंगे जो बात कही गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जब हम कक्षा में होते हैं तो अपने संवेगों को किस तरह से नियंत्रित करते हैं और इन कही हुई बातों को या पढ़ी हुई बातों को इस्तेमाल कब करते हैं। ये उसी तरह का है कि जब नाव चलाना सीख लिया और तैरना भी सीख लिया किताबों में पढ़ते हुए, लेकिन जब नाव में बैठे हैं और उसमें डूबने की स्थिति हुई तो तैरने का ज्ञान वहां पर प्रयोग में आ पाया कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में जो किताबों में परिवर्तन हुआ है, फेज्ड मैनर में प्रदेश में एनसीईआरटी की पुस्तकों का समावेशन किया जा रहा है और धीरे धीरे आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली है पिछले 3-4 वर्षों पहले से। और उन ट्रेनिंग के दौरान भी इन बातों को बहुत जोर देकर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में शिक्षक के लिए 2 शब्द लिखे हैं और उसके बाद जब आप पाठ पढ़ाने जाते हैं तो पाठ में भी कुछ गतिविधियां बताई गई हैं।
इन गतिविधियों को आम तौर पर यदि हम एक आम शिक्षक की बात करें तो वो पढ़कर और छोड़ देते हैं या बच्चों के साथ उस पर कोई संवाद नहीं करते। और जो अच्छे शिक्षक हैं उन्होंने उस शिक्षक के लिए जो 2 शब्द हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में उसको आत्मसात कर लिया, उसकी एक-एक लाइन को पढ़ा है, उन्होंने बार-बार पढ़ा है। और जब वो बार-बार पढ़ते हैं तो उनके जीवनचर्या में वो गुण आ गए हैं। और आप देखेंगे कि गतिविधियां जो पाठ्यपुस्तकों में दी गई हैं वो बच्चे के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली, बच्चे की समाज के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने वाली और जो समाज में आ रही विकृतियां हैं उनसे किस तरह से समाज में परिवर्तन लाए जा सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। यदि आपके बच्चे भी छोटी कक्षाओं से पढ़कर निकले होंगे तो बहुत बार आपने ये अनुभव किया होगा कि बच्चा आपको पॉलीथीन सड़क पर फेंकने के लिए किस तरह से मना करता है और आप फिर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये गलती आपकी पीढ़ी करती रही, लेकिन आज के बच्चे इस बारे में हमको सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कचरा बाहर नहीं फेंकना है, पॉलीथीन को कम उपयोग करना है, इस तरह की बातें बच्चों ने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ी हैं और शिक्षकों ने सिखाई हैं, तो वो हम अभिभावकों को सिखाना शुरू कर रहे हैं। मतलब नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को सुधार सकती है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है इन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। इस बात को हमें समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है और यदि ये प्रेरणा हमने बच्चों में पैदा कर दी तो हम समाज में बदलाव के लिए जाने जाते हैं शिक्षक साथी, तो उस बात को सार्थक कर सकेंगे कि हम समाज में बदलाव ला सकेंगे। विद्यालय में जो एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने की बात कही गई है वो इसी तरह की बात है कि आप इस तरह की बातों को जो पाठ्य पुस्तकों में भी लिखी है और पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलकर भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी करा सकते हैं, बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि छोटी छोटी इनपुट्स देकर आप बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं और ये बातें आपकी फिर धीरे धीरे परिवारों तक जाएंगी, परिवार से फिर पूरे समाजों तक जाएंगी। असामान्य व्यवहार और तनाव और अवसाद की परिस्थितियां जो आप कहते हैं ये जीवन में हर व्यक्ति के साथ होता है और हर समय हो सकता है और बहुत बार हो सकता है और ये अनुभव हमें अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर और अपने स्वयं की परिस्थितियों में हमारे द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम के आधार पर हम समझ सकते हैं। एक बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में हमारे परिवार में आती हैं और फिर हमारे व्यवहार से वो परिलक्षित होती है कि हमारे बच्चों के व्यवहार में वो किस तरह से आई। यदि हम इन बातों को याद करें तो ये दिखाई देगा कि हाँ, इस बात को हमको यदि एक शिक्षक होने के नाते हम आचरण में लाते हैं तो न केवल हम अपने 1-2 बच्चों के साथ बल्कि वो पढ़ने वाले सारे सैकड़ों बच्चों के साथ और वर्षों में देखें तो हजारों बच्चों के साथ हम वो परिवर्तन के साधक बन सकते हैं जो हमने स्वयं के अपने अनुभव से सीखा है कि तनाव और अवसाद की स्थिति में किस तरह से व्यवहार करना है। जो वर्तमान परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो जो पैंडेमिक सिचुएशन थी और कोविड सिचुएशन में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे और जो एक अनजाना भय व्याप्त हो रहा था, उस अनजाने भय से निपटने के लिए धीरे धीरे हमने किस तरह से अपने देश में अपने समाज में वातावरण निर्माण किया और फिर उस जागरूकता के माध्यम से हमने इस परिस्थिति से लड़ना सीखा है। कुछ हद तक हम सफल हुए, कुछ हद तक चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन हमने संघर्ष को व्यवस्थित ढंग से करना सीख लिया और उसकी वजह से हम बहुत बेहतर तरीके से इससे निपट सकते हैं और अपने जीवन में आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे भी उस तरह से चीज़ों को सीखते हैं। विद्यालय में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाना और इस सुरक्षित वातावरण में न केवल इस तरह की अवसाद की परिस्थितियां हैं बल्कि जो बच्चों के मनोवेग से संबंधित हैं और जो बच्चों के चाइल्ड राइट से संबंधित हैं उसकी ओर भी इशारा करती हैं। आपने इस बात को भी पढ़ा होगा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पॉक्सो एक्ट में किस तरह के प्रावधान हैं। ये पिछले सालों की प्रशिक्षण में भी शामिल रहा है, हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहे हैं, तो उससे आप पर्याप्त रूप से वाकिफ हैं। लेकिन ये कानून के रूप में कुछ शब्द होना और प्रावधान होना एक बात है और उसको कक्ष वातावरण के दौरान उसको शिक्षक के रूप में समझना और फिर बच्चों की उन भावनाओं को गहराई से समझकर उस पर प्रोएक्टिव एक्शन लेना। ये आप लोग टेलीविजन में भी इस समय न्यूज़ चैनल्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। बहुत सारे अपराध सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे ने बताने की कोशिश की और परिवार ने या शिक्षक ने उसको सुना अनसुना कर दिया। या कई बार जो हम समावेश की बात कर रहे थे, सामाजिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के बच्चों के साथ हमारा व्यवहार यदि अलग अलग होता है तो इस तरह की आपराधिक परिस्थितियां बनती हैं।
कि एक वर्ग के बच्चे ने बोला तो हमने उसको अनसुना कर दिया, दूसरे वर्ग के बच्चे ने बोला तो हमने उसको बहुत महत्व दे दिया, और इसके कारण बच्चे के साथ जो अन्याय हो रहा था और जो बताने की कोशिश कर रहा था, उस कोशिश को कहीं हमने तवज्जो नहीं दी और समय पर उस पर एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से गंभीर परिस्थितियां बनती हैं। और आप ये भी समझते हैं कानूनी प्रावधान होने के परिणाम जो होते हैं वो अल्टीमेटली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। एक तो होता है कानूनी प्रावधान में कि जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस देना और उस पर प्रोएक्टिव एक्शन के लिए अपेक्षा करना, और दूसरा मुद्दा होता है कि यदि लापरवाही की गई तो जिम्मेवारी फिक्स करना। तो यदि स्कूली वातावरण में इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें जिम्मेवारियों का निर्धारण का प्रावधान भी है और उसमें सजाओं के प्रावधान हैं। तो यदि हमने प्रोएक्टिव एक्शन लेकर बच्चे की बात को समझकर एक्शन ले लिया है और उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है तो हमारे स्कूल का वातावरण भी अच्छा होगा और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के प्रति हमारा सम्मान भी बढ़ेगा। और यदि हमने उसको लापरवाही में लिया तो आगे चलकर यदि वो शिकायत कहीं और आगे जाती है तो फिर जिम्मेवारी निर्धारित होती है और उसमें परेशानियां बनती हैं। अब हम लास्ट मॉड्यूल पर जाते हैं। समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जिलों पर भी इस बात को चर्चा का लगातार केंद्र बिंदु बनाए रखना होगा। हमको अपने जो क्लस्टर लेवल के डिस्कशंस हैं कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इसका जो क्रियान्वयन होगा वो ज़्यादा आसान हो सकेगा, समझ भी बेहतर बन सकेगी। जो लास्ट तीसरा मॉड्यूल था इसका विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। विद्यालय में स्वास्थ्य का मतलब अलग अलग संदर्भों में लिया जाएगा। बच्चों के संदर्भ में अलग होगा, शिक्षकों के संदर्भ में अलग होगा और फिर ओवरऑल सामाजिक परिवेश की दृष्टि से देखें तो स्कूल का वातावरण के संदर्भ में अलग होगा। अब यदि हम बच्चे के संदर्भ में देखते हैं तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य ये एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। यदि इस तरह की सुरक्षा का वातावरण है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसका प्रभाव हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसको बार बार समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की परिस्थितियों को और इस तरह के स्वास्थ्य को समझते हुए बच्चे के साथ व्यवहार किया जाएगा तो बच्चे के विकास को जो गति मिलती है वो अप्रतिम होगी। ये सब आपने उस मॉड्यूल में पढ़ा है कि अकादमिक प्रगति के लिए जो बच्चे का स्वास्थ्य है और उसके विकास के विभिन्न पहलू हैं, इसको आपने सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है कि मैं इस बच्चे के खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में उसके माता पिता से शिकायत करूंगा। ये आमतौर पे शिक्षक का व्यवहार होता है और खासतौर से जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, जो 6वीं 7वीं ऑनवर्ड्स आ गए हैं और थोड़ी उनकी शैतानियां बढ़ने लगती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो स्कूल में एक चुनौती का वातावरण भी निर्मित करते हैं। कई बार उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं और वो रिफ्लेक्शन बच्चों के साथ आता है और कई बार शिक्षकों के साथ भी आता है। और हम में से बहुत साथियों ने अपने माता पिता की मार भी इस बात पर खाई है कि गुरुजी ने हमारी शिकायत कर दी और हमको मार पड़ी घर में आने पर और उस मार का प्रभाव ये हुआ कि उस शिक्षक के प्रति हमेशा का एक इमेज बना ली हमने। और दूसरी तरफ शिक्षक ने स्वयं ही एक वातावरण बनाया और बच्चे के साथ संवाद करना शुरू किया, तो बच्चे की समस्या को भी समझा और उसके समाधान को भी खुद ही किया। और बच्चे को जो बात वो कहा जा रहा है कि माता पिता से शिकायत करूंगा, उसकी तुलना में जो नीचे वाली लाइन है, पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या इसके घर पर सब कुछ ठीक है। तो ये न केवल बच्चे से जुड़ने की बात हुई, बच्चे के परिवार से भी जुड़ने की बात होती है। और ऐसे जो रास्ते हैं वो टीचर को एक समाधान की दिशा भी देते हैं और साथ ही साथ एक अलग तरह की ऊर्जा देते हैं। और ऐसा जो वातावरण बनता है कि न केवल बच्चे से जुड़ना बल्कि बच्चे के परिवार से भी जुड़ना, वो एक अलग तरह की विद्यालयीन वातावरण को निर्मित करता है। और यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका है कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए वो किस तरह से काम करेगा, बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए वो किस तरह से काम करेगा, और जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं या पाठ्य पुस्तक में जो बात कही गई है उससे अवगत होते हुए बच्चे को प्रेरित करना कि वो जो शैतानी कर रहा था या जो गलत रास्ते पर जा रहा था वो इस पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से दी गई गतिविधियों के माध्यम से दिशा देते हुए किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से समग्र स्वास्थ्य और विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं और स्वयं तैयार होते हैं कि हम आज बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं,
तो वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित नहीं होता। वो पाठ्य पुस्तक में तो कुछ सुझावात्मक गतिविधियां दी गई हैं और कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं जो, जैसा शुरू में हमने कहा था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल पॉलिसी है कि हम संवैधानिक गुणों को विकास करने के लिए और संवैधानिक नियमों का पालन करने के लिए शिक्षा प्रदान करेंगे। ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, पॉलिसी स्टेटमेंट। लेकिन इसको जब आचरण में लाने की बात होगी तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होगा। और इसलिए समेकित पाठ्य योजना बनाने के दौरान किस तरह से हम पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकलकर भी बच्चों के साथ गतिविधियां कर सकते हैं, इसमें मुझे लगता है देवांग जी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। जी, इसमें जो हमारी तैयारी है इस मॉड्यूल को करने के बाद विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, तो हमें अब स्वयं को तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए दो मुख्य बातें हैं। विषय के प्रति जागरूकता, इसमें जो बाल संरक्षण नीतियों के बारे में, बाल समग्र स्वास्थ्य के बारे में इन विषयों पे चर्चा की है, तो अब हमें इस पे जागरूकता विकसित करने का काम करना है। और हमें ये समझना है कि मानसिक और भावनात्मक व्यथाएं बच्चों में कैसे प्रकट होती हैं। तो बच्चों को भी अब हमें समझना होगा कि उनकी जो मानसिक व्यथाएं हैं, उनकी जो भावनात्मक जो परेशानियां हैं वो क्या क्या हैं। अब पाठ्यचर्या और शैक्षणिक नीतियों और प्रथाओं के बारे में जागरूकता विकसित करें। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं जो है इसका प्रेरणा स्रोत बनना होगा। प्रेरणा स्रोत बनने के लिए स्वस्थ आदतों का अभ्यास हमें स्वयं भी करना है और अब बच्चों से भी कराना है। और ये अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है ताकि हम बच्चों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। अब ये अभ्यास क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि शारीरिक व्यायाम, योग का अभ्यास करें। तो जब हम अभ्यास कर रहे हैं प्रार्थना सभा में, हम स्वयं भी करें और बच्चों से भी कराएं। तो जो चीजें हम अपने आप में स्वयं में विकसित करेंगे वो हम बच्चों तक ले जा पाएंगे, जिससे बच्चों का जो स्वास्थ्य है और उनका जो कल्याण है स्वास्थ्य के साथ साथ वो बेहतर हो सके। अब इसके लिए हमें समेकित पाठ योजना बनाना होगी। किस प्रकार हम लेसन प्लान, जो अपना टीचिंग प्लान बनाएं। अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि सुनिश्चित करें। तो विद्यालय जैसे ही ओपन होते हैं तो हमें इस काम को करना है न्यूनतम, कम से कम। जैसे अभी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, अपने हेल्थ को हेल्थ के प्रति हमें कॉन्शियस है, बच्चों को भी हम दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे का समय हमें निकालना है और बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कराना है। पिछले 6 माह में हम देख रहे हैं कि बच्चों घरों में कैद हैं और फिजिकल जो एक्टिविटीज नहीं कर पाए। तो ये अब आप सीख चुके हैं और अब जैसे ही इसको आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूर कराएं। अच्छा, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आप एक्टिविटी करा रहे हैं खेल के मैदान में, कक्षा में, तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जरूर शामिल करें, उन्हें इंक्लूड करें, उन गतिविधियों से दूर न रखें। और अगर इसके लिए कुछ आपको प्लान करना पड़े, कुछ अलग तरह की चीजें तैयार करना पड़े, योजना बनाना पड़े, तो प्लान कर लीजिए कि ये बच्चों को आप जरूर इसमें शामिल करें। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ कोई कठोर शारीरिक गतिविधि करने की आवश्यकता ना पड़े, कोई एक्सर्शन ना हो जाए। तो इस बात की सावधानी भी रखना होगी। गतिविधियां कराते समय बच्चों की सुरक्षा की भी आप ध्यान रखें, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और खेल जो है वो बच्चों की दैनिक जीवन की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए। तो ये एक बार, एक पीरियड नहीं, कालखंड नहीं है कि अंतिम कालखंड हो गया। इस तो दैनिक जीवन की गतिविधियों का हिस्सा बनेगा। तो गतिविधियां कब कब हो सकती हैं? प्रार्थना के समय व्यायाम आप करा रहे हैं, आपने एक शॉर्ट ब्रेक दिया है, एक कालखंड खत्म हुआ, शॉर्ट ब्रेक, तो अल्प विराम में भी कोई एक गतिविधि आप करा सकते हैं। 2 पाठ्यक्रमों के बीच के बदलाव जो है उसमें आप गतिविधि करा सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यालय में और बाहर भी परिवेश में जहां पर इन गतिविधियों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। जी, समेकित पाठ्य योजना पर पारिक जी सर, ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। जी जी जी। इसमें अभी जो हमारे साथियों ने बात रखी है, इसमें शिक्षक की भूमिका का भी इस मॉड्यूल में उल्लेख है। अब शिक्षक की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करते हो? क्या क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? क्लासरूम में जाने के पहले की शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? और शिक्षक की भूमिका स्कूल के कैंपस से बाहर की क्या होना चाहिए?
इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी, शिक्षक को समझना होगा। मैं एक उदाहरण से इसको ऐसा कहना चाहूंगा कि एक स्कूल चल रहा होता है, क्लास का जो समय होता है 10:30 बजे से वो स्टार्ट हो गई होती है, सारे बच्चे क्लास में बैठे होते, टीचर हमारा पढ़ा रहा होता है क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे। एक बच्चा चलती क्लास में डोर को नॉक करता है और वो अंदर आने की इजाजत मांगता है, और यह प्रक्रिया शिक्षक डिस्टर्ब होता है। शिक्षक उसको आने की अनुमति तो देता है, लेकिन उसको कहीं न कहीं उपहास के शब्द बोलता है या स्केल से उसको पीटता है। यह क्रमशः प्रतिदिन हो रहा था, लगभग सप्ताह भर तक। एक दिन शिक्षक ने सोचा कि वास्तव में ये बच्चा रोज लेट क्यों आता है, तो उसने पहले शिक्षक के घर का पता किया और उस रास्ते से शिक्षक निकलने की कोशिश करता है कि मैं भी उस रास्ते से आऊं, कि अगर बच्चा आता तो रोज स्कूल, लेकिन लेट क्यों हो जाता है। तो शिक्षक ये देखता है कि वो बालक एक ट्राइसिकल पर एक वृद्ध बैठा हुआ रहता है और उसको रोज धक्का देके उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता था उसी बसाहट में। तो ये शिक्षक ने देखा कि वास्तव में बच्चा अपने घर से तो समय समय पर निकलता है, लेकिन रास्ते में रोज किसी न किसी को एक सहयोग करते हुए उसको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता। उसके बाद वो स्कूल आता है कि उसका टाइम फिक्स है उसको वहां तक पहुंचाने का, इसलिए बच्चा प्रतिदिन कहीं न कहीं 10 से 15 मिनट लेट हो जाता है। जब शिक्षक को इस बात का आभास हुआ, ज्ञात हुआ कि वास्तव में मैंने उसको बिना जाने ही रोज उसको उपहास के शब्द बोलता और उसको स्केल से पीटता हूं, तो कहीं न कहीं शिक्षक ने ये जान लिया, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वास्तव में वो रेगुलर बच्चा था, लेकिन लेट आने का कारण जब उसने जाना कि बच्चा किस कारण से लेट हुआ, तो उसने जिस दिन बच्चा उस दिन भी लेट आया, नॉक किया है, और जैसे ही बच्चा एंटर होता, टीचर ने अनुमति दी, टीचर ने उस बच्चे को गले लगाया। बच्चा जाते से ही हाथ सामने किया कि टीचर आज भी मुझे स्केल मारेगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया, टीचर उसके सामने नीचे बैठा, उसको गले से लगाया कि वास्तव में टीचर को उसकी गलती का एहसास हुआ। मैं शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा हूं कि क्लासरूम में भी अगर शिक्षक बच्चे को ठीक से नहीं पहचान पाता है, उसका ऑब्जर्वेशन हमको करना होगा। भूमिका से आसे क्लासरूम के अंदर की भूमिका उसकी जो मारने की थी, क्लासरूम के बाहर वो लेट क्यों हुआ, उसकी भूमिका को उसने जाना कि वास्तव में क्यों, किस कारण से वो लेट हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को हमको देखने की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा था क्लासरूम के अंदर की, क्लासरूम में जाने के पहले की, और स्कूल प्रीमाइसेस की बाहर की। तो शिक्षकों को अपनी भूमिका को बेहतर समझने की जरूरत है। मॉड्यूल में इन चीजों को जगह जगह बताया भी गया कि किस किस कारण से क्या हमारा ऐसा वातावरण हो सकता है जिसके कारण हमारी भूमिका को हमको बदलने की आवश्यकता है। हमको हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलते हुए एक हकीकत की भूमिका को जानने की कोशिश हमको शिक्षक को करना होगा। तभी जाकर हम शिक्षक और बालक के बीच समन्वय बना सकते हैं, और उनका जो हेल्दी एटमॉस्फेयर की बात है उसको भी हम बेहतर तरीके से बनाने की स्थिति में होंगे। थैंक यू। साथियों, जैसा कि समेकित पाठ योजना की बात है, यह हमारा मूल कर्तव्य, पाठ की योजना बनाना। आप सब बनाते हैं, पर जो बीएड डीएड में सीखते हैं वो किसी भी पाठ्य योजना की कॉपी करके बनाते हैं। या आप अपनी कक्षा में शिक्षण कैसे करेंगे उसकी योजना आपको बनाना है, और वो कैसे बनाएंगे, क्या विषय वस्तु पढ़ाना है, पहले तो ये देखना होगा। और ये देखने के लिए जरूरी है कि मैं पहले उस किताब को पढूं, उस पाठ को पढूं, और जब तक मैं उस पुस्तक को नहीं पढ़ूंगा, उस पाठ को नहीं पढ़ूंगा, तब तक मैं योजना कैसे बना पाऊंगा। और ज्यादातर हमारे साथी इसी बात में परेशान हो जाते हैं कि वो पुस्तक को बिना पढ़े ही योजना बनाने का काम करते हैं। और जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो योजना नहीं बना सकते।
आपको पता नहीं है आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ जाना है, और आप यात्रा प्रारंभ कर देंगे तो पहुंच पाएंगे। आप यदि कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं और आपको पता है कि मुझे उस जगह जाना है, तो ही आप योजना बना पाएंगे ना। कश्मीर जाना है और राजस्थान की तैयारी करके चले जाएं। कश्मीर में सर्दी होगी, राजस्थान में गर्मी होगी, दोनों कैसे पॉसिबल है? इसलिए पहली चीज है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसको निर्धारित करें। मुझे कक्षा में क्या करना है, कल कौन सा पाठ पढ़ाना है, उस पाठ को पढ़ाने में जो मेरे पास समय उपलब्ध है उसमें मैं कितना कर पाऊंगा, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो गणित हो, या भाषा हो, विज्ञान हो। यदि मुझे भाषा पढ़ाना है तो भाषा के पढ़ाने की शिक्षण प्रविधि अलग है, गणित पढ़ाना है तो उसकी शिक्षण प्रविधि अलग है, विज्ञान पढ़ाना है तो उसकी शिक्षण प्रविधि अलग है। अब चूंकि यदि मुझे पता है कि कल मुझे परिवेश के बारे में बताना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, या भोजन के बारे में पढ़ाना है, बस हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लें। अब यदि भोजन के ऊपर मुझे पाठ्य योजना बनानी है तो बच्चे की कक्षा कौन सी है, क्योंकि भोजन के अवयव कक्षा 6 में भी हैं, कक्षा 8 में भी हैं, कक्षा 3 में भी हैं, कक्षा 4 में भी हैं। तो इसके लिए मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए। मैं पुस्तक को पढूं और उसमें से देखूं कि कौन कौन से मुख्य अंश इसमें मुझे पढ़ाना है, जिस पे मुझे काम करना है, उनको नोट डाउन करूं। उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रविधि क्या होगी, उसको देखूं। कौन सी गतिविधि उसके लिए मुझे कराना है, उस गतिविधि को पढूं, और उस गतिविधि में क्या क्या सामग्री लगेगी उसको मैं चिन्हांकित कर लूं। अब यदि गतिविधि कराना है तो गतिविधि के बाद मैं बच्चों से प्रश्न क्या पूछूं जिससे पता चले कि वो सीखे या नहीं सीखे। ये लर्निंग इंडिकेटर्स हो जाएंगे। एक पाठ को पढ़ाने में मुझे कितना समय लगेगा, 2 कालखंड लगेंगे, 4 कालखंड लगेंगे, 6 कालखंड लगेंगे। ये आपको, जो आप यदि लर्निंग आउटकम की टीचर हैंडबुक को देखेंगे तो उसमें 9 कॉलम दिए हुए हैं। वो आपकी पाठ्य योजना बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रारूप हमने दिया है, और उसको देख करके आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें, साथियों मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पढ़ें। प्रत्येक शिक्षक एक बार जिस कक्षा को पढ़ाता है उस पुस्तक को ठीक से पढ़ ले, और सबसे पहले आप वो जो 2 शब्द लिखे होते हैं स्टार्टिंग में पहले पेज में, उसको पढ़ें। तो आपको समझ में आएगा कि पुस्तक क्यों बनाई गई है, उसका ऑब्जेक्टिव उसमें मिलेगा, किस प्रोसेस पे बनाई गई है वो उसमें मिलेगी, और उसका आउटकम क्या होगा वो भी मिलेगा। और इसलिए यहां 2 शब्द जो आए, समेकित पाठ्य योजना और एक आउटकम, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम मतलब आप उसको पाठ को क्यों पढ़ाना चाहते हैं। एक शिक्षक का प्रश्न आया था कि साहब आपने कक्षा 2 में कविता दी है, कक्षा 1 में भी कविता दी है, अब बच्चे को तो पढ़ने ही नहीं आता, वो कविता को कैसे पढ़ेगा। वहां हमने वो जो कविता दी है बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं दी है, बच्चे को सुनाने के लिए दी है, कि शिक्षक पढ़ करके बच्चे को सुनाए। हम बच्चे के सुनने के गुणों को पुष्ट करना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं वहां। और इसलिए उस पाठ का आउटकम क्या है वो शिक्षक को पता होना चाहिए, और इसलिए लर्निंग आउटकम की जो टीचर हैंडबुक है उसको आपको पढ़ना चाहिए। जब आपकी समझ होगी कि ये काम मुझे क्यों करना है, जब समझ होगी तभी आप कर पाएंगे ना, बिना समझ के नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आप बिना समझ के आप कितनी भी योजना बना लीजिए, सब बेकार बनेंगी। इसलिए पहली आवश्यकता, टीचर हैंडबुक जो लर्निंग आउटकम की आपको विषयवार दी है उसको पढ़िए। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे पाठ की अवधारणा दी गई है। उस अवधारणा में क्या दिया हुआ है कि हम भोजन के अवयवों का अध्ययन करेंगे, या जंतुओं के आवास का अध्ययन करेंगे, या हम रेशे की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, या हम पानी के जल संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक अवधारणा दी होगी, कंसेप्ट दिया होगा। और उस कंसेप्ट के बाद उस पुस्तक में पाठ का नंबर क्या है, पाठ का नाम क्या है वो दिया हुआ है। फिर एक तीसरा कॉलम दिया हुआ है, उसमें यह दिया है कि इस अवधारणा को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे,
1 2 3 विधियां दी हुई हैं। कौन सा इंट्रोडक्शन आप यूज करेंगे? कहानी से शुरू करेंगे पाठ को, कविता से शुरू करेंगे, खेल से शुरू करेंगे, या बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के शुरू करेंगे? उसके आधार पे उसमें करना है। और इसको करने के बाद जब आपने शिक्षण योजना बनाई है तो उसमें कौन सी सहायक सामग्री लगेगी, कुछ हमने सूची भी दी है। ये एक सुझावात्मक है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। आपको वो करना है जिससे कि उन बच्चों को जो इनको आप पढ़ा रहे हैं उनको वो विषय वस्तु समझ में आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% उसकी नकल करें, वो सुझावात्मक है, वो आपको सुझाव देने के लिए है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और उससे बेहतर करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है तो उसका उपयोग करिए। क्यों? क्यों आपका उद्देश्य क्या है? उन बच्चों को सिखाना जिनके लिए आप नियुक्त हैं। इसके बाद आप देखेंगे लर्निंग आउटकम का प्रश्न है। यदि आपने भोजन के अवयव के बारे में पढ़ाया है तो आप पूछ सकते हैं कि सर्दियों में कौन कौन से फल आते हैं। अच्छा, इनमें खट्टे फल के नाम बताओ, खट्टे फल में कौन सा विटामिन मिलता है। ये एक सिंपल क्वेरी है जो आप पढ़ाने के दौरान कर सकते हैं। और यदि बच्चे ने बता दिया कि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड बताए, ये जरूरी नहीं है। वो ये कह दे कि खट्टे फलों के नाम ये हैं, तो कक्षा 3 के स्तर का हो गया। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन है, ये 4 या 5 के स्तर का बात हो गई। यदि वो कह दे कि एस्कॉर्बिक एसिड है तो 6 7 8 की बात हो गई। विषय वस्तु वही है। तो योजना बना के यदि आप काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसमें एक चीज और दी गई है कि जब आपने लर्निंग आउटकम वाला क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके आकलन के प्रश्न है वो आप देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ करके सीखो दिया हुआ है घर से करके लाने के लिए। जो आपने कक्षा में पढ़ाया है उससे मिलती जुलती गतिविधि घर के गृह कार्य के रूप में दीजिए। और बच्चे ने यदि वो कर लिया तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपने जो कल पढ़ाया था वो बच्चा सीख गया। यह है योजना शिक्षण की। शिक्षण योजना में हम बहुत सारी कॉपिंग करते हैं। कॉपिंग करने की जगह हमें प्लान बनाना चाहिए कि मैं बच्चों को कैसे सिखाऊंगा, कौन से प्रश्न पूछूंगा, कौन सी गतिविधि कराऊंगा, कौन सी सामग्री लूंगा, कौन सा चित्र लेके जाऊं, कौन सा चित्र बना करके दिखाऊं। बच्चों के बीच कोई संवाद करा सकता हूं, बच्चों के बीच कोई खेल करा सकता हूं, बच्चों के बीच प्रश्नोत्तरी करा सकता हूं, बच्चों के बीच में कोई चित्रकला का काम दे सकता हूं, या डिक्टेशन दे के काम कर सकता हूं, या सुलेख से काम कर सकता हूं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। या बच्चों को कहें कि कहानी पढ़ के सुनाओ, या आपने कहानी सुनाई फिर बच्चे से प्रश्न पूछ लिए। ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि आप योजना बना सकते हैं। योजना आपकी होनी चाहिए क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो योजना सर्वश्रेष्ठ है जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए और बच्चे उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। क्योंकि आउटकम का आशय यही है। अब आउटकम वो नहीं है कि बच्चे को समझ में आ गया, अब आउटकम का आशय कि बच्चा कर सकता है। आपने यदि उसको जोड़ सिखाया तो बच्चा बाजार में जाके जोड़ करके उसे क्या क्या सामान लाना था वो करके सीख गया है, वो उसका आउटकम है। बच्चों को यदि आपने भाषा सिखाई है तो वो उसमें बोल करके अपनी बात कह सकता है, वो उसका आउटकम है। और इसलिए इसको करना है। एक और बात कहूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, कि जो एनसीईआरटी की टीचर हैंडबुक्स है इनमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। एक कैरेक्टर है बूझो और एक कैरेक्टर है पहेली। ये वहां पॉइंट दिए गए हैं जहां बच्चे को अतिरिक्त अध्ययन करना है या अतिरिक्त सीखना है या उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। और इसलिए पाठ को जब आप पढ़ेंगे उसमें आप देख रहे होंगे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। उस क्यूआर कोड से आप अपने फोन से स्कैन करिए तो उसका वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी पाठ की समझ बन जाएगी कि मुझे कक्षा में क्या करना है, और आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बच्चे को आप होम असाइनमेंट देंगे और उसका जो भी गृह कार्य दिया उसको चेक जरूर करें, उसकी भी योजना बनाएं। एक दिन में आप 20 बच्चों का होमवर्क चेक नहीं कर सकते, और आप एक योजना बना सकते हैं कि 20 बच्चे हैं तो इनको मैं एक सप्ताह में हर बच्चे की कॉपी देख सकूं, वो मेरी योजना हो जाएगी। हर दिन मैं 2 बच्चों की कॉपी चेक करूं, 3 बच्चों की कॉपी चेक करूं।
तो ये काम आप योजना बना के करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे, और बिना योजना के करेंगे तो जो अभी चल रहा है वही रहेगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और यदि आप पुस्तक पढ़ के जाएंगे तो मेरा आपसे दावा है कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप योजना बेहतर बनाएंगे, शिक्षण बेहतर करेंगे, आकलन बेहतर करेंगे, और आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके परिणाम भी बेहतर आएंगे। साथियों, समय का भी बंधन होता है और हम चाहते हैं कि जो हमारे आगे के लक्ष्य हैं और साथ ही साथ जो आगे की योजना है, क्योंकि ये पहला चरण है, अभी ये लंबी यात्रा है जो जनवरी तक जाएगी, और यदि हमने सभी मॉड्यूल्स में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रखा तो ये चुनौती हमारे लिए लौट कर आने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से जो लक्ष्य निर्धारित हैं वो राज्य के द्वारा बताए गए हैं, उसी के बेसिस पर राज्य का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो एक तो संख्यात्मक उपलब्धता और पूर्णता की बात है कि रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ, दूसरा कंप्लीशन पूरा हुआ, और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी जो अपेक्षा, आयुक्त महोदय ने बार बार आपसे पिछली वीसी में भी अपील की थी कि हमारी जो अपेक्षा है वो अंतिम रूप से बच्चों तक पहुंचने की और क्लासरूम प्रोसेस में उसको लाने की है। तो इस संबंध में मैं सचिन जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस लक्ष्य के संदर्भ में और आने वाले मॉड्यूल्स के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करें। सभी लोगों को नमस्कार। धन्यवाद सर। जिस प्रकार आज निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभिक 3 शिक्षणों पर अकादमिक संवाद प्रदेश के सभी शिक्षकों के साथ किया गया, निश्चित रूप से यह एक नवाचार है प्रदेश के लिए, क्योंकि जैसे अभी अंतिम समय में जब डनायक सर ने बताया कि क्या केवल प्रशिक्षणों को पूर्ण करना और उनके प्रमाण पत्र प्राप्त करना यही हम लोगों का उद्देश्य है। जहां जहां भी हम लिखते हैं या बोलते हैं कि जरा सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, एक शिक्षक के रूप में ध्यान लगाइए, वहां पर मुझे लगता है या हम लोगों को शायद समेकित रूप से लगता है कि निश्चित ही इन सभी प्रशिक्षणों का या किसी भी प्रशिक्षण का, किसी भी अकादमिक प्रशिक्षण का असली उद्देश्य या असली लक्ष्य तो निश्चित रूप से यही होना चाहिए कि मेरी कक्षा के जो भी कक्षा है उसमें जो बच्चे अध्ययनरत हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित या राज्य स्तर पर निर्धारित जो शिक्षण के अधिगम है, सीखने के अधिगम है, उनको पूर्ण करें, और बृहद रूप से देखा जाए तो जो एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर हों। तो यहाँ पर जब भी आपने देखा होगा कई बार व्हाट्सएप समूह पर हम लोग राज्य स्तर से जैसे ही कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रशिक्षण पूर्ण करने का स्क्रीनशॉट साझा करते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जरा सोचिए, से कुछ सीखा है, मेरा जो वर्तमान जो मेरा सीखने का जो ज्ञान और कौशल का जो स्तर है, क्या उससे इसमें समृद्धि की कुछ समृद्ध हुआ है, कुछ आगे बढ़ा है, और क्या मैंने इस संबंधित जो भी मैंने मॉड्यूल पूर्ण किया है निष्ठा का, चाहे मॉड्यूल 1 हो, मॉड्यूल 2 हो, मॉड्यूल 3 हो या आने वाले सभी मॉड्यूल्स, जब भी मैं मॉड्यूल पूर्ण करता हूं तो क्या मैंने इसको अपनी कक्षा के साथ जोड़ा है कि हाँ, इन 3 प्रमुख बातों को या इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं अपनी कक्षा में लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, जिससे कि इस प्रशिक्षण की जो मुझे लगता है कि जो असली लक्ष्य है वो यही है कि हाँ, ये जो हमने अकादमिक ज्ञान व कौशल को निर्माण करने के लिए कोर्स पूर्ण किया है वो निश्चित रूप से मेरे बच्चों के सीखने के अधिगम में परिलक्षित हो। हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि कृपया जब भी कोई भी शिक्षक या कोई भी अकादमिक अधिकारी किसी भी स्तर पर जब भी कोई मॉड्यूल पूर्ण करे तो कुछ प्रश्न जो शायद आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आते हैं या आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो उनको जरूर देखें कि क्या मैंने इस मॉड्यूल से क्या सीखा है, क्या मैंने कोई डायरी बनाई है या डायरी के अंदर अपने कुछ मुख्य बिंदुओं को लिखा है, और इन बिंदुओं को मैं इस प्रशिक्षण से अपनी कक्षाओं तक किस प्रकार लेकर जाऊंगा या जाऊंगी, और साथ ही जो भी जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या जो संकुल जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो हमारे अधिकारीगण हैं वो किस प्रकार हमारे शिक्षकों को इन प्रशिक्षणों के अकादमिक जो भी जानकारियां हैं, जो भी बिंदु हैं, उस पर किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये कुछ बिंदु मुझे लग रहे थे जो शेयर करना आवश्यक थे। मैं निवेदन करूंगा डनायक जी से। थैंक यू सचिन। वास्तव में जो बात सचिन ने अभी कही है कि हम अपनी योजना और अपने क्रियान्वयन का जो लक्ष्य बनाएंगे वही हमको सही सफलता भी देगी, और जो मेहनत इतनी आप लोग कर रहे हैं मॉड्यूल को पढ़ने के दौरान और नई नई चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जब क्रियान्वित करते हैं तभी उसका सही आनंद भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि उस आनंद की यात्रा में आप शामिल रहेंगे, और जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है वो जल्दी ही भगवान की दया से ठीक होगी और हमारे बच्चे हमारे बहुत क्लोज होंगे, और जितनी बातें इसमें कही गई हैं कि बच्चों के साथ बैठना, बच्चों की संवेदनशीलता को समझना, उसको हम साकार रूप में जल्दी ही देख पाएंगे। जब तक नहीं देख पा रहे हैं उस दौरान भी हम 5-5 बच्चों से जो प्रतिदिन मिल रहे हैं, ये हमारी एक सीखने की यात्रा का बहुत अच्छा लेबोरेटरी के रूप में भी काम कर सकता है, जिसको आपने डीएड बीएड में पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग के रूप में। तो वर्तमान दौर यदि हम कहें तो ये माइक्रो टीचिंग का दौर है, जहां आप बहुत कम संख्या में बच्चों के घर जाकर मिल रहे हैं। तो इस जो सारी बातें हमने आज अभी तक की हैं, पालकों से संवाद करना, पालकों से साझेदारी करना, इसको भी आप साकार रूप में अभी छोटे छोटे समूह के रूप में कर सकते हैं, जो मोहल्ला क्लास या हमारा घर हमारा विद्यालय के रूप में आप संचालित कर रहे हैं। ये एक अनुभव भी होगा आपके लिए, और एक प्रकार का एक इस तरह की परिस्थितियां होंगी कि छोटे समूह में आप कितनी सफलतापूर्वक इन बातों को क्रियान्वित कर पाए, और फिर उसको आप योजना बना सकते हैं कि बड़े समूह में जब सारे बच्चे क्लास में होंगे, 50 बच्चों की क्लास भी हो सकती है और 60 बच्चों की क्लास भी हो सकती है, उस दौरान भी आप इसको किस तरह से पीयर लर्निंग के छोटे ग्रुप डिस्कशन के रूप में किस तरह से लागू कर पाते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम अपनी योजनाओं को अपने ऊपर भार के रूप में नहीं बनने दें, बल्कि अपने इस भार को दूसरे कंधों के माध्यम से कैसे हल्का कर सकते हैं। एक अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट यही तो है कि बच्चों के साथ हम बच्चों की शक्ति का उपयोग करते हुए और बच्चों को व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानते हुए उनको दायित्व भी दे सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे मददगार साबित हो सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही साथ हमें आगे के जो मॉड्यूल्स हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि उसकी कार्य योजना किस तरह से बनाना, उसका कंप्लीशन कैसे करना है। हमारे डीपीसी साथी हैं, प्रोग्रामर्स हैं, डाइट की फैकल्टी है, डाइट के प्रशिक्षण प्रभारी हैं, फिर आगे चलकर बीआरसी और सीएसीज हैं, बीएसीज हैं। जैसा मैंने शुरू में उदाहरण बताया था जबलपुर का, कि बीएसी ने अपनी पहल से इस तरह का एक संवाद स्थापित किया और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षकों के साथ बातचीत करके उसका क्रियान्वयन किया। इसी तरह से हमें आने वाले मॉड्यूल्स के बारे में भी व्यवस्थित ढंग से योजना बनाते हुए उसका कंप्लीशन, न्यूमेरिकल टर्म्स में कंप्लीशन को भी फॉलो करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कुछ जिलों का उदाहरण शुरू में दिया था, छिंदवाड़ा या नीमच का, कि उन्होंने संकुल स्तर पर डिस्कशन किया। श्योपुर ने एक नया प्रयोग किया था जो पिछले वीसी में चर्चा में आया था। तो इस तरह के नए नए प्रयोग के माध्यम से आप अपने शिक्षकों के साथ संवाद बनाकर इस कोर्स कंप्लीशन को पूर्ण कर सकते हैं। इस आगे की योजना के संबंध में मैं उस्मान खान जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। साथियों, पुनः चूंकि हमारे लगभग प्रेजेंटेशन पूर्ण हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं सर के पहले आप लोगों से बात करना चाहता हूं। पहला तो ये कि निष्ठा प्रोग्राम जो है, एक्चुअली निष्ठा कोई नई योजना नहीं है, केवल ये नाम है इसका। नेशनल इंटीग्रेटेड स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका नाम पूरा। तो जो आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी इसके संबंध में होनी चाहिए। दूसरा, मैं जो शिक्षकों के अतिरिक्त जो हमारे जन शिक्षक हैं, बीआरसी हैं, बीएसी हैं और डाइट के हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज प्राचार्य जी, एपीसी, डीपीसी महोदय, अभी जो मैं देख रहा हूं कि जो अभी भी 100% जिन्होंने मॉड्यूल 1, 2, 3 पूर्ण किए हैं वो अभी भी अलाइन नहीं है। यूट्यूब, या तो आपने उन तक यूट्यूब लिंक नहीं भेजा है या कि फिर वो किन्हीं कारणों से वो अभी नहीं इस पे जुड़ पाए हैं। तो कृपया सभी को निर्देश करें, क्योंकि यूट्यूब हमेशा उपलब्ध रहता है ये लिंक, तो आप लोग उनको जरूर, आज का जो इतना महत्वपूर्ण हमारे विशेषज्ञों द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया और बताया गया 1, 2, 3 मॉड्यूल के लिए, तो वो जरूर वो देख लें और अपने विद्यालयों में उसका उपयोग करेंगे। तीसरा जो है कि हमारा अगला जो शैक्षिक संवाद होगा 18 नवंबर को है वो,
कृपया करके उसके लिए अभी से तैयारियां, इसमें डेट में कोई परिवर्तन, अगर कोई दैवीय बात आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज 18 नवंबर को हमारा अगला प्रोग्राम होगा। और इस निष्ठा प्रोग्राम के समन्वय के लिए हमारे जो नेशनल रिसोर्स पर्सन हैं निष्ठा के, वो लोग भी विभिन्न जिलों में अपनी सहभागिता देंगे। और आगामी जो हमारा शैक्षिक संवाद होगा उसमें प्रत्येक 3 डाइट को प्रस्तुतिकरण वो अपना करेंगे एक एक मॉड्यूल पर। तो वो पत्र जारी कर दिया गया है, तो जो हमारे डाइट के साथी हैं वो शिक्षकों से और एसआरजी से और बाकी जो लोग इस प्रोग्राम को, इस मॉड्यूल को पूर्ण कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेते हुए अपना प्रस्तुतिकरण तैयार करेंगे, जिससे कि आपको समय और पूरा प्रदेश उन प्रस्तुतिकरण को देखेगा। अगला जो है वो ये है कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण मॉड्यूल 4 में जो वीडियोस हैं वो हमारे शिक्षक कुछ लोग पूरा नहीं कर पाए हैं या कोई तकनीकी कारणों से, तो उसके लिए हमने दिल्ली में बात किया है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पूर्ण नहीं हो पाएंगे कि नहीं तकनीकी कारणों से, उनको 15 जनवरी के बाद अवसर प्रदान किया जाएगा। जो इन कारणों से पूर्ण हो गए उनके लिए अलग से लिंक एनसीईआरटी से इस पे डिस्कशन हुआ है, तो वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वो साथ ही हमारे शिक्षक अगले मॉड्यूल्स को मिस नहीं करें, यानी कि हमने 1, 2, 3 में नहीं हो पाए तो अब हम अगले में नहीं होंगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि वो आगे के मॉड्यूल्स में जरूर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और इसके बाद जो एक बिंदु पत्र जारी हुआ है प्रत्येक शिक्षक के लिए जो इस कोर्स को पूर्ण करेंगे पूरे 18 मॉड्यूल, और 18 मॉड्यूल के बाद जो अंतिम एनालिसिस होगा, जो असेसमेंट होगा, वो एनसीईआरटी के द्वारा होगा। और फिर 18 मॉड्यूल के बाद जो फाइनल मॉड्यूल जो वो लोग पूर्ण करेंगे उनको सर्टिफिकेट एनसीईआरटी दिल्ली से प्राप्त होगा। वही लोग इस प्रक्रिया में पात्र माने जाएंगे। लेकिन जिनका अगर तकनीकी कारणों से छूट गया तो उनको अवसर देने के बाद उसका ये जो 1000 रुपये का प्रोविजन जो किया गया है सर ने और हमारे ने कि आप चाहें तो, चूंकि ऑनलाइन ये सारा प्रोग्राम चलना है जनवरी तक, तो उसमें आप पेन ड्राइव, स्टेशनरी, कुछ नोट बनाने के लिए, या आप जो अभी नोट्स तैयार कर रहे होंगे प्रत्येक मॉड्यूल के आधार पर, जैसा कि निर्देश अभी आप लोगों को दिए हुए हैं, हमारे शिक्षक साथी निश्चित रूप से इसको प्रयास कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के आप चाहें तो उन मॉड्यूल का एक प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, फोटोकॉपी। तो ये एक चीज़ थी। एक जो चीज़ है कि इसमें टीचर्स के आईडी कार्ड के लिए भी डाइट्स को 50 रुपये का प्रोविज़न भेजा जा रहा है। तो डाइट्स के लोग जो हैं वो शिक्षक के खाते में वो राशि भेजेंगे, और हमारे शिक्षक स्वयं उसका जो प्रारूप होगा वो भी हम शेयर करेंगे। तो वो ये 2 चीज़ें मुझे कहनी थी। एक अंतिम में थोड़ा सा हो सकता है कुछ ऑड लगे आप लोगों को, लेकिन जो फीडबैक है कि कुछ हमारे जो एडवांस साथी हैं, जो टेक्निकली एडवांस हैं, वो लोग प्रश्नावली को यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमारे शिक्षकों की दक्षताओं को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके हमारे शिक्षक इतने दक्ष हैं, इतने सक्षम हैं कि वो स्वयं कर सकते हो। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो साथी ये कर रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कृपया इस तरीके की आप अपनी क्षमताएं बनाइए, लेकिन दूसरों को अक्षम करने की कोशिश नहीं करें। तो आप हमारे शिक्षक को खुद प्रश्नावली भरने दें मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद, और वो पूरी तरीके से इस चीज़ में सक्षम है हमारे शिक्षक साथी। ये प्रमुख चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से अनुरोध करनी थी। चूँकि हम समापन की ओर हैं, तो आगे आने वाली दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। अब मैं आदरणीय हमारे अपर संचालक महोदय मंडलोई सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे शिक्षकों को, हमारे जिले के साथियों को संबोधित करने का कष्ट। एक तो आज के शैक्षिक संवाद में राज्य शिक्षा केंद्र के स्टूडियो से एक पूरा पैनल जुड़ा था, जिसमें डनायक जी जो टी के कंट्रोलर हैं, उस्मान जी जो ट्रेनिंग सेक्शन के कंट्रोलर हैं, हमारे बीच में अभी डॉक्टर अशोक पारिक भी थे जो पाठ्यक्रम कक्ष के नियंत्रक थे, और इसके साथ ही सचिन आशापुरे जी जो कि हमारे साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं तकनीकी रूप से, पीपीटी तैयार करने के रूप में, या सीएम राइज के जितने भी सीरीज के आपके कोर्स हुए हैं उसमें मुख्यतः सचिन का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसको आपने बहुत बेहतर तरीके से पूरा किया है।
अब आज जो शैक्षिक संवाद हुआ है 3 मॉड्यूल के ऊपर जो आप पूर्ण कर चुके हैं और आगामी जो मॉड्यूल होंगे जो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 31 अक्टूबर से, और वो उसका जो अगला शैक्षिक संवाद जैसे कि अभी उस्मान जी ने आपको बताया है कि 18 नवंबर को होना है। उसको 3 डाइट को हमने असाइन किया हुआ है, वो पूरी तैयारी कर लें क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन को पूरा प्रदेश सुन रहा होगा, देख रहा होगा। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होना चाहिए, आपका मैसेज बहुत बेहतर होना चाहिए क्योंकि डाइट को प्रेजेंटेशन करना है और डाइट हमारी एक एकेडमिक संस्था है, इसलिए किसी प्रकार का उसमें संशय वाली प्रस्तुति नहीं होना चाहिए। जो मॉड्यूल में जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी जन शिक्षक के साथ, हमारे शिक्षक के साथ उनके अनुभवों को आपको साझा करना होगा, लेना होगा और अपनी प्रस्तुति में उसको स्थान देना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका शेड्यूल हमने जारी कर दिया है और जितने भी डाइट्स होंगी उसमें निश्चित रूप से उसका आप उसके बेहतर सीखने की स्थिति में होंगे। और मैं चाहूंगा कि पीपुल टीम है, आपको याद होगा पीपुल जो एनजीओ है वो हमको लगातार सपोर्ट कर रहा है, इस कोविड सिचुएशन में लगातार सपोर्ट कर रहा है, तो उनका भी वो भी आपको लगातार मोटिवेट भी कर रही हैं और अगर कोई संस्था आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका भी आत्मबल बढ़ेगा निश्चित रूप से। तो हम चाहेंगे कि आपका जो भी पीपीटी तैयार होगा, वैसे तो सचिन आशापुरी के नंबर सीएम राज कोर्स में आपको दिए हुए हैं, फिर भी तकनीकी रूप से कोई दिक्कत हो तो वो आप उनसे कर सकते हैं। कंटेंट के संदर्भ में कोई दिक्कत हो तो हमारे बीच अतुल डनायक जी, अशोक पारिक जी हैं और कुछ लॉजिस्टिक को लेकर अन्य इशू पर कोई आपकी असुविधा हो तो उस्मान जी के नंबर भी आपको शेयर किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से स्टेट ऑफिस पूरी तरह से आपके साथ है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जो भी शैक्षिक संवाद का पीपीटी तैयार होगा वो ये ध्यान में रखते हुए कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारी समझ के साथ साथ औरों की समझ को बेहतर करने के लिए है, शिक्षकों की समझ को बेहतर करने के लिए। और शिक्षक की समझ जब बेहतर हो जाएगी तो वो क्लासरूम तक उनकी समझ को ले जा सकेंगे और अंततोगत्वा हमारा जो गुणवत्ता का स्तर वो बेहतर हो सकेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पीपीटी को आपको बहुत गंभीरता के साथ तैयार करना है और उसका प्रस्तुतिकरण भी उसी मान से करना होगा। तो मैं आज के इस शैक्षिक संवाद में सभी शिक्षक साथियों को पुनः साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको प्रारंभ में भी अपने उद्बोधन में बताया कि मध्य प्रदेश का जो प्रदर्शन है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छे स्तर पर है, जो प्रथम 3 मॉड्यूल का लगभग 80% से ऊपर शिक्षक साथियों ने पूरा किया है। हमारे बीच में जो हमारा ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है, ट्रेनिंग सेक्शन हमारा महत्वपूर्ण सेक्शन है। हमारे बीच डॉक्टर प्रमिला सिंह जो ट्रेनिंग सेक्शन में कोऑर्डिनेटर का काम भी देख रहे हैं, वो भी हमारे बीच हैं, वो भी अपने कुछ बातों को रखना चाह रही हैं। तो अपनी बात को यहाँ समाप्त करने के पहले, चूंकि दीपावली का पर्व बहुत नजदीक है और ये भी कहना चाहूंगा कि उसके लिए मैं सबको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। निश्चित रूप से जब हमारे स्कूल लॉकडाउन सिचुएशन में बंद हो गए तो निश्चित रूप से हमारे टीचर्स की बेचैनी होगी कि हमारा स्कूल कब खुलेगा, हम बच्चों के साथ कब संवाद स्थापित करेंगे, जो कुछ भी हमने इसमें सीखा है हम कब बच्चों के बीच शेयर करेंगे। वो बेचैनी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जब बच्चों से हम अलग रहते हुए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको असहज महसूस करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि दीपावली का जो पावन पर्व आ रहा है, प्रकाश पर्व आ रहा है, उसमें हमारा ज्ञान भी इस मॉड्यूल के माध्यम से हम उसको प्रखर करेंगे, उसका हम समृद्धशाली बनाते हुए हम आगामी मॉड्यूल को बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और क्लासरूम तक बच्चों को ले जाने का प्रयास करेंगे। आगे की बात डॉक्टर प्रमिला सिंह रखेंगी। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं आभारी हूँ डनायक सर और अशोक पारिक सर, उस्मान खान जी
और सचिन आशापुरे और श्री देवांग जी, जिन्होंने कि शैक्षिक संवाद से संबंधित बहुत ही सारगर्भित और अच्छी जानकारी आप सभी को दी, और आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक और मनोयोग से इस जानकारी को सुना। इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप आगे होने वाला जो नवंबर माह से हमारा शैक्षिक संवाद होने वाला है, वो आप बहुत ही अच्छे से और जैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए सुचारू रूप से संचालित करेंगे। धन्यवाद साथी। लास्ट बात कहना चाहूंगा, मैडम परिमेला ने आभार व्यक्त कर दिया, लेकिन हमारे बीच में कुछ नेशनल लेवल के रिसोर्स पर्सन है 8 पूरे प्रदेश में। देवांग जी चूंकि भोपाल से है और उन्होंने अपनी बातें तीनों मॉड्यूल पर संक्षिप्त में रखी, बहुत सारगर्भित रखी। अगले मॉड्यूल में शैक्षिक संवाद में जैसे उस्मान जी बता चुके कि जो 8 हमारे नेशनल लेवल के रिसोर्स पर्सन है अलग अलग डिवीजन में शैक्षिक संवाद में पार्टिसिपेशन करेंगे और आपको कहीं न कहीं एकेडमिक सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हम हर स्तर पर आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आपको भी उतनी ही इच्छा शक्ति के साथ, उतनी ही ताकत के साथ इन तमाम मॉड्यूलों पर काम करने की आवश्यकता होगी, और अगर ताकत हमारा 100% हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे, और बच्चे भी जो हमारे हितग्राही मूलतः जिसके लिए हम ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको भी बेहतर तरीके से लाभ होने की हम उम्मीद करते हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।